हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत हमारी मंगनी से होती है, जो अपना ज्वेलरी का एक छोटा सा स्टॉल चला रही होती है, जिस पर वो अपनी हैंडमेड ज्वेलरीज बेचती है। लेकिन तभी उसकी मोम अनाउंसमेंट करती है, उस लड़की को जाकर पकड़ लो, हाथ से नहीं जानी चाहिए। सभी पेरेंट्स उस पर आकर झपट्टा मार देते हैं। एक्चुअली में मंगनी इतनी ज्यादा सुंदर होती है कि हर कोई उसकी शादी अपने बेटे से कराना चाहता था। मंगनी मोम को बोलती है, ये सब क्या तमाशा है, मैंने मना किया था ना। मोम बोलती है, तुम 26 साल की हो गई हो, अब नहीं शादी करोगी तो कब करोगी? क्या तुम्हारा सारी जिंदगी नन बनने का इरादा है? मुझे तो समझ नहीं आता कोई भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे नहीं है, जबकि तुम में एक अच्छी वाइफ बनने के सारे गुण हैं। मंगनी बोलती है, क्योंकि मुझे अभी तक कोई अपनी टक्कर का नहीं मिला। तभी मोम को डेटिंग साइट से मैसेज आता है और बोलती है, तुम्हारी किस्मत चमक गई है मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे लायक दूल्हा मिल गया है, तुम्हें अभी कॉफी शॉप में जाकर उससे मिलना होगा। मंगनी जाने से मना कर देती है तो मोम रोने धोने की नौटंकी चालू कर देती है। क्या तुम अपनी बूढ़ी माँ की एक बात नहीं सुन सकती हो? जिसके बाद वो स्टोर उठाकर जाने लगती है ब्लाइंड डेट के लिए। मोम आईडी कार्ड भी रख देती है, अगर लड़का पसंद आए तो शादी भी कर लेना। बिना देर किए मंगनी कॉफी शॉप में पहुंच जाती है और सोचती है 20 मिनट में मैं उस लड़के को भगा दूंगी। पर जैसे ही उस लड़की की शक्ल देखती है, मंगनी का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है और सोचती है, ये बंदा तो काफी हैंडसम निकला। मंगनी उसे अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाती है। मैं 26 साल की हूँ और एक ज्वेलरी का छोटा सा स्टोर भी चलाती हूँ, महीने में 10,000 युआन कमा लेती हूँ और मेरे अंदर कोई बुरी आदत भी नहीं है। तुम चाहो तो हम अभी शादी कर सकते हैं। मिस्टर फू बोलता है, अभी तो हम मिले हैं, इतनी भी जल्दी क्या है शादी की? मंगनी तो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। फू पूछता है, तुमने मेरे बारे में वेबसाइट पर क्या पढ़ा था? मंगनी बताती है कि तुम शन ग्रुप में काम करते हो और तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, इवन तुम्हारा कोई सगा भाई बहन भी नहीं है। फू बोलता है, पर मेरे पास घर नहीं है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मंगनी बोलती है, वैसे भी बेजिंग सिटी में घर बहुत ही महंगा होता है, इसलिए हम रेंट पे रह लेंगे ना। फू बोलता है, पर मेरे पास तो सेविंग भी नहीं है, मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकता हूँ। मंगनी बोलती है, तो क्या हुआ, ये तो अच्छी बात है, तुम मुझे कोई गिफ्ट मत देना, मुझे भी दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम सीधा शादी को रजिस्टर करा लेंगे। वो सोचता है, ये लड़की तो काफी इंटरेस्टिंग है, इसके साथ तो पूरी लाइफ बिताई जा सकती है, अच्छा रहेगा मैं इससे जल्दी से शादी कर लूं। तभी वो देखता है मंगनी का रियल ब्लाइंड डेट वहाँ पर आ गया है। इससे पहले मंगनी को सच पता चले, वो तुरंत उसे सिविल ब्यूरो में लेकर चला जाता है। यहाँ दोनों अपनी शादी को रजिस्टर करा लेते हैं। मंगनी सोच रही होती है, मैं एक ही बार इस आदमी से मिली हूँ और मैंने शादी कर ली, ये मैंने क्या कर दिया? वो बोलता है, क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है? पर अब बहुत देर हो गई है। मंगनी बोलती है, नहीं तो तुम अपनी कंपनी में जाकर काम करो और मेरा स्टोर लगाने का टाइम हो गया है, और बाय बोलकर चली जाती है। तभी फू का भाई लिन कार लेकर आ जाता है। क्या भाई, मैंने आपको कॉफी शॉप में वेट करने को कहा था और आप सिविल ब्यूरो के बाहर क्या कर रहे हैं? फू बोलता है, मैंने शादी कर ली है। लिन तो शॉक हो जाता है, उसका भाई कोई मजाक कर रहा है क्या? चलो दिखाओ मुझे भाभी की शक्ल। फू उसे फोटो दिखा देता है। लिन बोलता है, मैंने और मोम को आपको कितनी सारी सुंदर सुंदर कन्याएं दिखाई थी और आपको ये पसंद आई है जिसकी शक्ल मैन जैसी है। फू बोलता है, तुम्हारी नॉनसेंस बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं, इस महीने तुम्हें पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। लिन बोलता है, सॉरी भाई, अब मैं चुप रहूंगा। फू बोलता है, मेरे लिए घर खरीदो और घर ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 3-4 बेडरूम का होना चाहिए और 2 लिविंग रूम चलेंगे। लिन बोलता है, भाई आपके पास तो इतने सारे बंगलो है ना, तो इतना छोटा सा घर खरीदने की क्या जरूरत पड़ गई? वो बोलता है, जो कहा है ना वो करो। इधर मंगनी घर आ जाती है। मोम तो उसे डांटने लग जाती है, तुमने मुझे झूठ कहा, ब्लाइंड डेट पर जा रही हो, पर तुम तो वहाँ गई नहीं। मंगनी बोलती है, क्या बकवास कर रही हैं आप, और उन्हें शादी का सर्टिफिकेट दिखा देती है। मोम तो खुश हो जाती है, ये बंदा कितना हैंडसम है, पर इसका नाम फू कैसे है? मैंने तुम्हारी ब्लाइंड डेट जिसके साथ फिक्स की थी उसका नाम तो रैन था, कहीं तो मुझे फूल तो नहीं बना रही हो? मंगनी बोलती है, आप ध्यान से देखो, शादी रजिस्टर्ड है। मोम तो खुश हो जाती है, वैसे तुम दामाद को घर क्यों नहीं लाई? चलो अब तुम जल्दी से बच्चे भी कर लेना। मंगनी तो उनकी बात को काट देती है, मुझे स्टोर लगाने जाना है। मंगनी की जाते ही मोम बोलती है, मुझे माफ कर देना, मुझे कैंसर है, मेरे पास बहुत कम समय था, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की शादी करने के लिए, क्योंकि मेरे जाने के बाद तुम अकेली पड़ जाओगी, कोई तो होना चाहिए जो तुम्हारा साथ दे। इधर मंगनी अपने स्टॉल पर होती है, अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। तभी फू अम्ब्रेला लेकर वहाँ आ
जाता है और उसे पकड़ा देता है। फिर वो उसे अपने ब्लेजर से भी कवर करता है और फिर उसके स्टोल को साइड में ले जाता है। मंगनी को ये सब देखकर काफी अच्छा लग रहा होता है। मंगनी उसे थैंक्स बोलने के लिए हैंडमेड सामान देना चाहती थी, पर तभी उसकी नजर फू की बॉडी पर आकर अटक जाती है। इस बंदे का फिगर तो कमाल का है। और फिर अपने आप को कंट्रोल कर कर बोलती है, घर के अंदर चलो, तुम्हारे कपड़े भीग गए हैं, तुम बदल लेना। वो बोलता है, काफी देर हो गई है, ऊपर से मैं कुछ गिफ्ट भी नहीं लेकर आया, मैं तुम्हारी मोम से खाली हाथ नहीं मिलना चाहता हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर कभी मिलेंगे और तुम अपने आप को भी प्रिपेयर कर लो। मंगनी बोलती है, किसके लिए प्रिपेयर करना है? वो बोलता है, अब हमारी शादी हो गई है तो तुम्हें मेरे घर पर मेरे साथ ही सोना होगा। ये सुनकर मंगनी के तो होश उड़ जाते हैं और वो उसके कोट को आयरन करते वक्त भी उसी के ख्यालों में डूबी होती है। तभी उसे उसकी दोस्त हुआन का कॉल आ जाता है, भूल गई हो क्या, कल क्लास रियूनियन में जाना है। तुम्हें मालूम है तुम्हारा वो एक्स बॉयफ्रेंड गू भी वहाँ आने वाला है, सुना है उसने अपनी खुद की लो फॉर्म खोल ली है और उसने एक बंगला भी खरीद लिया है। मंगनी बोलती है, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, अब मैं शादीशुदा हूँ, मिस्टर फू मेरे हस्बैंड हैं। वहां तो शौक हो जाती है, ये चमत्कार कब हो गया, रातों रात तुम शादीशुदा कैसे हो गई? और ये फू ना मुझे सुना हुआ सा लगता है, चलो कोई नहीं, कल तुम टाइम पर आ जाना। नेक्स्ट डे रियूनियन पार्टी में सभी लड़कियां गू के साथ चिपक रही होती हैं। मिंगनी भी वहां आ जाती है। गू उसे हाय बोलता है पर वो तो उसे गंदा वाला इग्नोर मारकर टीचर के पास आती है। क्लासमेट बोलती है, मंगनी और गू तो एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, जरूर तुम भी गू की तरह मिलियंस में कमाती होगी। मंगनी की तो बोलती बंद हो जाती है, अब क्या बताए, वो तो एक स्टोर लगाती है। तभी लिया बोलती है, तुम अपने बॉयफ्रेंड को नहीं लेकर आई क्या? वहां सभी को बताती है, इसने तो शादी कर ली है। गू तो शौक हो जाता है। सभी पूछते हैं वो क्या काम करता है, जरूर किसी कंपनी का मालिक होगा। पिंक बताती है वो शेन ग्रुप में काम करता है। लिया बोलती है, तुम्हारा हस्बैंड काफी पावरफुल निकला। दूसरी लड़की बोलती है, घंटा पावरफुल निकला, जरूर वहाँ पर क्लर्क की जॉब करता होगा, वो हमारे गू जितना काबिल नहीं है। तभी मंगनी को उसके हस्बैंड का कॉल आता है, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, मुझे एड्रेस बताओ। लिया उसे फोन छीनकर फू को वहीं पर बुला लेती है। मंगनी तो अपने दोस्त के साथ वहाँ से खिसकने वाली थी, लेकिन तभी क्लासमेट उसे रोक लेती है। तुम लोग इसलिए भाग रहे हो ना क्योंकि तुम्हारे पति की पोल पट्टी खुल जाएगी, जरूर वो बदसूरत होगा। ये सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर फू की एंट्री होती है। सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, ये तो कितना हैंडसम है। मंगनी उसे सभी से इंट्रोड्यूस कराती है, ये मेरे हस्बैंड फू है। गू पूछता है, मंगनी ने बताया तुम शन ग्रुप में काम करते हो, कौन से डिपार्टमेंट में हो? वो आरडी डिपार्टमेंट बता देता है। गू बोलता है, वहाँ के प्रेसिडेंट को मैं जानता हूँ, वो मेरा अच्छा दोस्त है, जरूर तुम वहाँ पर सुपरवाइजर होंगे ना? मंगनी बोलती अपनी बोलती बंद करो और वहाँ से जाने लगती है। गू बोलता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मंगनी बोलती है, मेरा हस्बैंड है, वो मुझे घर ले जाएगा। रिया गू को बोलती है, जान इन्हें छोड़ो ना, जाने दो। लेकिन वो तो उस पर भड़क कर बाहर आ जाता है और अपनी महंगी कार उन्हें दिखाने के लिए सामने लेकर आता है। ये देखो कितनी बड़ी और महंगी कार है, तुम्हारी कार तो कितनी फटीचर है और छोटी भी है, तुम चाहो तो मेरी कार में बैठ सकती हो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन मंगनी तो अपने हस्बैंड की छोटी कार में बैठकर ही खुश थी। गू को तो गुस्सा आ जाता है। घर के बाहर पहुंचने के बाद मंगनी बोलती है, अगर तुम्हें मेरी क्लासमेट की बातों का बुरा लगा है तो तुम सारा गुस्सा मुझ पर निकाल सकते हो। वो बोलता है, तुम गुस्सा करने के लिए नहीं हो बल्कि अपनी भावों में भरना चाहता हूँ। मंगनी तो घबरा जाती है। फू बोलता है, वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने अपने दोस्तों के सामने मेरी किस तरह से तारीफ की है और मेरी साइड ली है, मुझे अच्छा लगा, तुम काफी डेयरिंग टाइप की हो। वैसे वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था ना? मंगनी बोलती, हाँ, पर मैं क्लास रियूनियन में उसके लिए नहीं गई थी, मैंने उसे 1 साल तक डेट किया था, पर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसकी फैमिली ने उसे अब्रॉड भेज दिया था। मेरा यकीन मानो, मैंने तो कभी उसे किस भी नहीं किया है। फू बोलता है, मुझे तुम पर यकीन है, और कार से निकलने के बाद उसे अपने नए घर की चाबी देता है, अब हम यहीं पर रहेंगे। मंगनी तो शौक में चली जाती है। इस चक्कर में उसकी सैंडल भी टूट जाती है, पर फू उसे पकड़ लेता है। फू उसे घर के अंदर लेकर आता है, जिसे देखकर मंगनी बोलती है, तुम हैंडसम हो, जॉब भी अच्छी है, फिर तुम डेटिंग साइट पर लड़कियां क्यों ढूंढ रहे थे, जबकि तुम्हें तो कोई भी लड़की इतनी आसानी से मिल सकती है? फू बोलता है, क्योंकि मेरे पास घर नहीं था और रेंट पर कोई लड़की मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। मंगनी बोलती है, रेंट के घर में क्या बुरा है, पैसे ही बचते हैं, वैसे वो लड़कियां जरूर अंधी होंगी,
जो तुम जैसे हीरे को पहचान नहीं पाई, पर अब तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मेरी जैसी लड़की मिली है, मैं तुम्हें पुअर नहीं समझती। तभी मंगनी को उसकी आंट का कॉल आता है, तुम्हारी मोम अचानक से बेहोश हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर मोम को बताता है आपको कोई कैंसर नहीं है। मोम बोलती क्या मजाक चल रहा है ये, 3 महीने पहले मैंने चेकअप करवाया था, मुझे कैंसर ही बताया गया था। तभी मंगनी भी अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पर आ जाती है। डॉक्टर बताता है आपकी मोम को ब्लड शुगर है, इन्हें ज्यादा मीठा खाने से मना कीजिए। मोम तो रोने लग जाती है, मुझे लगा मैं मरने वाली हूँ, मुझे भयानक बीमारी कैंसर हो गई है, इसलिए मैंने तुम्हें ब्लाइंड डेट के लिए फोर्स किया था, मेरी बेवकूफी की वजह से तुम्हें जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी, मुझे माफ कर दो बेटी। मिंगनी बोलती है कोई बात नहीं मोम। मोम बोलती है तुम जल्दी से उस बंदे से डिवोर्स ले लो और अपने लिए कोई दूसरा बेटर बंदा ढूंढ लो। फू तो ये सुनकर शौक हो जाता है। मोम बोलती है वैसे ये लड़का कौन है? मिंगनी बोलती है ये आपका दामाद है। मोम तो खुशी की मारी पागल हो जाती है, डेटिंग साइट पर इतना अच्छा हैंडसम दामाद भी मिल जाता है, क्या बात है। फू बोलता है मैं आपको लंच पर लेकर चलता हूँ मोम। मोम तो खुशी की मारी उछलने लग जाती है और अपनी बेटी को बोलती है घुर क्या रही हो, जल्दी से चलो। मिंगनी तो बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है। फू बोलता है तुम्हारी मोम काफी क्यूट है। मंगनी तो स्माइल करने लग जाती है। फू उन दोनों को एक्सपेंसिव से रेस्टोरेंट में लेकर आ जाता है जहाँ पर वेटर ही मोम के हाथ धुला रहे होते हैं। मिंगनी बोलती है ये काफी महंगा होगा। फू बोलता है मैं पहली बार अपनी सासू मोम को लंच पर लेकर आया हूँ, इतना खर्चा तो करना बनता ही है। तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर चहकते हुए वहाँ पर आ जाता है और उसे प्रेसिडेंट बोलने वाला था, पर फू उसे आंखों से इशारा करता है तो मैनेजर अपनी बात को पलट देता है। फू उस रेस्टोरेंट की सारी फेमस डिशेस को ऑर्डर कर देता है। मोम बोलती है कोई जरूरत नहीं है, सस्ते वाले मंगवा लो। फू बोलता है मेरे पास कूपन है, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। मैनेजर तभी महंगी डिशेस को सर्व कर देता है। फू मिंगनी को अपना बैंक कार्ड देता है, अब से मेरे घर के साथ पैसों को भी तुम ही मैनेज करोगी। मोम तो खुश हो जाती है कितना अच्छा दामाद मिला है, मुझे अब जल्दी से पोता पोती भी दिखा दो। मिंगनी तो शर्मा आ जाती है, इसलिए वॉशरूम का बहाना लगाकर बाहर आ जाती है। तभी वहाँ फू का छोटा भाई यानी कि लिन आ जाता है और उसे एक ओल्ड लेडी के साथ देखकर उसे लगता है उसका भाई अब एक बुड्ढी को भी डेट कर रहा है, लगता है ये पागल हो गया है। तभी मिंगनी वहाँ आ जाती है तो लिन डर की मारी गिर जाता है। फू बोलता है ये मेरा कजन ब्रदर है। मोम तो उसे भी अपने साथ लंच पर बिठा लेती है। लिन सोचता है ये मेरा सगा भाई होकर मुझे कजन क्यों बता रहा है और मिंगनी की मोम को भाभी बोल देता है। फू इशारा करता है ये क्या कर रहे हो। लिन समझ जाता है ये बुड्ढी नहीं बल्कि वो साथ में बैठी हुई सुंदर कन्या मेरे भाई की पत्नी है, यानी कि मेरी भाभी। मोम अपने दामाद को खाना सर्व करती है। वो बोलता है थैंक यू आंटी। मोम बोलती है मुझे आंटी मत कहो, मुझे मालूम है तुम्हारे पेरेंट्स बहुत पहले ही मर गए थे और तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन भी नहीं है। लिन शौक हो जाता है तो मैं कौन हूँ और घर पे जो बैठी है मोम वो किसकी है, और अपने भाई को इशारा कर पूछता है ये सब क्या है। फू तो उसके पैर पर पैर मार देता है। लिन की चीख सुनकर मोम पूछती है क्या हुआ बेटा। फू बोलता है इसके पैर में कोई प्रॉब्लम है, कोई अजीब सी बीमारी है। मोम बोलती है चिंता मत करो, मेरे पास सारी बीमारी का इलाज है, मैं तुम्हें कोई मेडिसिन दे दूंगी। लिन को तो गुस्सा आ रहा था। फू बिल भरने के लिए बाहर आ जाता है। लिन आकर पूछता है भाई ये सब क्या चल रहा है, क्या तुमने सच में शादी कर ली है। फू उसका मुंह बंद कर देता है। तुम्हारी भाभी को मेरी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, समझे। अब चलो मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाओ। लिन बोलता है ठीक है भाई, पर मोम को घर आकर ये खुशखबरी जरूर दे देना। मिंगनी पूछती है तुम्हारा कजन ठीक तो है ना। फू बोलता हाँ वो ठीक है, चलो सासू माँ मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मोम बोलती है तुम बस अपनी वाइफ को संभालो, मैं तो खुद चली जाऊंगी। रात को मिंगनी फू का अपने रूम में वेट कर रही होती है। अचानक से उसे गू का मैसेज आ जाता है। पुरानी बातें भूलकर पैचअप कर लेते हैं ना। मिंगनी रिप्लाई करती है अब मैं शादीशुदा हूँ। मिंगनी नींदों में बाहर पानी लेने के लिए आ जाती है पर गिरने वाली थी। फू उसे पकड़ने लग जाता है। इस चक्कर में दोनों के बीच में किस हो जाता है। मिंगनी तो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो रही होती है। फू उसे पीने के लिए पानी देता है। मिंगनी उसकी बॉडी को देखकर बोलती है ये कितना गजब लगता है। फू बोलता है क्या देख रही हो। मिंगनी तो घबराते हुए अपने रूम में आ जाती है और सोचती है ये फीलिंग कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। एक्चुअली में वो कई साल पहले एक स्ट्रेंजर के साथ वन नाइट स्टैंड कर चुकी थी।
थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग मिंगनी उठकर आती है तो देखती है फू ने सारा नाश्ता बनाकर रखा हुआ है। फू की मोम भी घर पर टपक पड़ती है। फू बोलता है, मोम आप यहाँ क्यों आई हैं? मोम बोलती है, ऑब्वियसली अपनी बहू को देखने आई हूँ। फू बोलता है, मना किया था ना, और आने से पहले आपको मुझे बताना चाहिए था। लेकिन मोम तो सीधा घर के अंदर घुसी चली आती है। मिंगनी तो उन्हें देखकर शॉक हो जाती है। मोम तो उसकी तारीफें करने लग जाती है, तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो, और बताती है मैं फू की दूर की आंटी हूँ, लेकिन मन में अपने बेटे को गालियाँ दे रही होती है। इसकी वजह से मुझे अपनी ही बहू को झूठ बोलना पड़ रहा है। मिंगनी तो उनकी खातिरदारी करने में लग जाती है। मोम बोलती है, तुम आराम से बैठो, तुम्हारा पति सब कुछ कर लेगा। और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, पर ये काफी कम है, जल्दबाजी में मैं ले ही नहीं पाई। और उसे अपने हाथ से ब्रेसलेट निकाल कर देने लग जाती है। ये शादी का तोहफा समझकर रख लो। मिंगनी लेने से मना कर देती है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, आप सिर्फ मुझे अपनी ब्लेसिंग दीजिए। मोम सोचती है ये कितनी अच्छी लड़की है। वो मिंगनी को बहाने से घर से बाहर भेज देती है। वो मिंगनी को याद दिलाता है, तुम्हें अपनी फ्रेंड के साथ जाना था ना, और उसे वहाँ से भेज देता है। और उसके जाते ही मोम को सुनाने लग जाता है, आपकी वजह से आज उसे सच पता चल जाता। मोम पूछती है, ये बताओ तुम बहू को ऑफिशियली घर पर कब ला रहे हो? वो बोलता है, पता नहीं, अब आप यहाँ से जाओ आंटी जी। मोम बोलती है, तुम्हारा ज्यादा हो रहा है अंकल जी, और उसे चिढ़ाकर चली जाती है। फू के तो सर में दर्द हो जाता है। मिंगनी की दोस्त हुआन उसे एक क्लब में लेकर आती है और बोलती है, यहाँ आज सेन ग्रुप का प्रेसिडेंट आने वाला है, सुना है वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, यंग है, ऊपर से अनमैरिड भी है। देखो ना, ये सारी अमीर घर की लड़कियां उसी का इंतजार कर रही है। मिंगनी बोलती है, मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो, मेरी तो शादी हो गई है ना। वान बोलती है, मैं उसे पटाना चाहती हूँ। वान बोलती है, तुम बस मेरा साथ देना, अगर मैं शैन ग्रुप की प्रेसिडेंट की वाइफ बन गई तो कितना मजा आएगा। मिंगनी बोलती है, जब मैं डिप्रेशन में थी उस समय की कुछ बातें मुझे याद नहीं आ रही है। वान झूठ बोल देती है, तुम्हें याद करने की जरूरत भी क्या है, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। चलो तुम यहाँ पर बैठो, इंतजार करो, मैं शैन ग्रुप के प्रेसिडेंट को देख कर आती हूँ। वान के अंदर जाते ही फू भी वहाँ आ जाता है अपने दोस्त के साथ, पर तभी उसे अपनी वाइफ का मैसेज आता है जिसे देखकर वो वहाँ से जाने वाला था। वान को पता चल जाता है। वान शैन ग्रुप के प्रेसिडेंट यानी कि फू को देख लेती है और समझ जाती है उसकी दोस्त का पति यानी कि फू ही शैन ग्रुप का प्रेसिडेंट है। बाहर आकर वो मिंगनी को इस बारे में बताना चाहती थी, पर उसे याद आता है वो पहले भी डिप्रेशन से बड़ी मुश्किलों से बाहर आई है, इसलिए वो दोबारा उसकी तबीयत खराब नहीं करना चाहती थी और पूछती है, तुम और फू कैसे मिले थे? मिंगनी बताती है, डेटिंग वेबसाइट के थ्रू, और फर्स्ट मीटिंग में ही हमने शादी कर ली थी। वान सोचती है जिसके आगे पीछे लड़कियां पागल है, वो डेटिंग वेबसाइट के थ्रू ब्लाइंड डेट पर क्यों जाने लगा भला? और पूछती है, क्या फू ने तुम्हें खुद बताया था कि उसके पेरेंट्स मर गए हैं? मिंगनी बोलती, हाँ, पर तुम इतने सारे सवाल क्यों पूछ रही हो? वान बोलती, अगर तुम्हें अचानक से पता चले तुम्हारी शादी एक अरब पति से हो गई है तो तुम्हें कैसा लगेगा? मिंगनी बोलती है, क्या मजाक कर रही हो, अगर कोई अरब पति होगा तो वो मुझे अपनी वाइफ क्यों बनाएगा? और वैसे भी मैं फू के साथ बहुत खुश हूँ, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, मैं हमेशा उसका साथ दूंगी। जैसे ही वो घर आती है, फू उसके लिए खाना बना रहा होता है और पूछता है, कैसा रहा आज का दिन? मिंगनी बताती है, मैं अपनी फ्रेंड के साथ क्लब में गई थी, तुम्हें पता है वहाँ पर कौन आया था? शैन ग्रुप का प्रेसिडेंट। फू की तो हालत खराब हो जाती है, क्या तुमने उसे देखा भी था? मिंगनी नाम बोल देती है, वो तो मेरी फ्रेंड ही पागल थी उसके पीछे। ये सुनकर फू की जान में जान आती है। नेक्स्ट सीन में वो अपनी वाइफ के स्टॉल पर उसकी हेल्प कर रहा होता है, तभी उसके साथ वाला स्टॉल का बंदा जियाओ बोलता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बड़ा हैंडसम है। फू बोलता है, मैं इसका हस्बैंड हूँ। जियाओ बोलता है, तुमने तो बड़ी जल्दी शादी कर ली और बुलाया भी नहीं। मिंगनी पूछती है, वैसे आपका बेटा कैसा है? जियाओ बोलता है, मेरी वाइफ उसे हॉस्पिटल लेकर गई है, उसे बोन नैरो की जरूरत है और ऊपर से उसके इलाज के लिए पैसों का इंतजाम भी नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली मैं जियाओ बहुत मेहनत कर रहा था अपने बेटे का इलाज कराने के लिए। ये बात मिंगनी फू को बताती है। फू बोलता है, तुम चिंता मत करो, भगवान अच्छे लोगों की हमेशा मदद करता है। और उसकी डिजाइन की हुई रिंग को देखकर बोलता है, क्या तुमने डिजाइन की है? वो हाँ बोल देती है। वो बोलता है, तुम्हें तो किसी कंपनी की ज्वेलरी डिजाइनर डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए, तुम तो काफी टैलेंटेड हो। मिंगनी बोलती है, कोई भी कंपनी डिप्लोमा देकर जॉब देती है, टैलेंट नहीं।
नहीं और मेरे पास कोई डिप्लोमा नहीं है, इसलिए कोई मुझे भला हायर क्यों करेगा। फू बोलता है हमारी कंपनी में ज्वेलरी डिजाइन की रिक्रूटमेंट चल रही है, तुम भी इंटरव्यू दे सकती हो। पर मिंगनी को खुद पर भरोसा नहीं था। फू बोलता है ट्राई करोगी तभी तो पता चलेगा ना। तभी फू का भाई लिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से गुजर रहा था, लेकिन अपने भाई भाभी को स्टोर पर सामान बेचता हुआ देखकर शॉक में चला जाता है। फू बोलता है ये सारी ज्वेलरी तुम्हारी भाभी ने हैंडमेड बनाई है, थोड़ी बहुत तुम भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीद लो। ये बोलकर उसे आंख मार देता है। लिन समझ जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड जोजो को बोलता है तुम्हें जो भी पसंद हो वो खरीद लो। जोजो बोलती है ये तो सारी अच्छी है, समझ ही नहीं आ रहा कौन सी खरीदूं। फू बोलता है तो तुम सारी खरीद लो। ये देखो चेरी जैसे इयररिंग कितने क्यूट लग रहे हैं ना, और ये पिन तो मस्त लग रहा है बालों में। उसका भाई तो अपने भाई की हरकतें देखकर सदमे में चला जाता है। जोजो बोलती है जान सब कुछ खरीद दो ना। लिन बोलता है भाभी सब कुछ पैक कर दो। मिंगनी उसे पैक कर देने लग जाती है और बोलती है पैसे पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से तोहफा समझो। उसे रोकता है हमें अपना खुद का घर खरीदने के लिए पैसे भी जोड़ने हैं, हमारे लिए तो एक एक पैनी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लिन बोलता है भाई सही कह रहा है, मैं ये सब कुछ फ्री में नहीं ले सकता हूँ। पर मिंगनी बोलती है देवर जी आप रख लीजिए, इनकी बात मत सुनिए। लेकिन फू तो उसके सामने स्कैनर रख देता है, 4000 युआन पे कर दो। मिंगनी तो अपने पति को गुस्से से देखने लग जाती है, तुम मुझसे 4 गुना कीमत क्यों वसूल रहे हो। लिन बोलता भाभी ये सामान तो काफी सस्ता था। उसके जाते ही फू बोलता है सारा सामान बिक गया, चलो अब घर चलते हैं। मिंगनी बोलती है तुमने सामान को 4 गुना रेट पर क्यों बेचा, अगर देवर जी को पता चला तो वो मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। फू बोलता है उसने मुझसे कुछ साल पहले 3500 युआन उधार लिए थे, वापिस ही नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने भी आज चालाकी दिखाकर उससे पैसे ले लिए। मिंगनी बोलती है देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके पास पैसों की कमी है। फू बोलता है तुम तो बड़ी फूल हो, तुम्हें कोई भी बेवकूफ बना सकता है, चलो अब घर चलते हैं। फू एचआर को कॉल कर डिजाइनर की जॉब की वैकेंसी निकलवा देता है और इंटरव्यू में डिग्री से ज्यादा टैलेंट को वैल्यू देने को कहता है। आधी रात को मिंगनी को गू का कॉल आ जाता है, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, मुझसे मिलने आओ। मिंगनी बोलती है तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है, मैं शादीशुदा हूँ और 6 साल पहले तुम थे वो जो मुझे छोड़कर अब्रॉड चले गए थे, तो प्लीज फ्यूचर में दोबारा कॉल मत करना वरना मेरे हस्बैंड को कोई गलतफहमी हो जाएगी। गो बोलता हो गई ना मुझसे गलती, अब माफ कर दो, मैं तुम्हें एक अच्छी हैप्पी लाइफ देना चाहता हूँ। पर मिंगनी बोलती है मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही खुश हूँ। गो बोलता है वो पुअर है, वो तुम्हें क्या ही दे सकता है, वो एक मामूली सी जॉब करता है, घर भी किराए का है, वो तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाएगा। मिंगनी बोलती है तुम्हारी नजर में खुशी को पैसों से खरीदा जाता होगा पर मेरी नजर में नहीं। गो बोलता है मैं तुम्हारे यूनिवर्सिटी के टीचर से कल मिला था, मुझे पता चल गया है तुमने कॉलेज मेरी वजह से नहीं बल्कि किसी और आदमी की वजह से छोड़ा था। ये सुनकर मिंगनी शॉक हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं था और गो से मिलने बाहर आ जाती है। क्या मतलब था तुम्हारी बातों का। गो बोलता है तुमने किसी और बहन के साथ रात गुजारी थी जिसके बाद तुम प्रेग्नेंट हो गई थी और तुम्हारा मिसकैरेज भी हो गया था। ये सुनकर मिंगनी शॉक हो जाती है। गो बोलता है अब ऐसे प्रिटेंड मत करो जैसे तुम खुद दूध की धुली हुई हो, तुम्हारे हस्बैंड को भी तुम्हारे इस पास के बारे में नहीं पता होगा। चलो मैं तुम्हें चांस देता हूँ, तुम मेरे पास वापिस आ जाओ, मैं तुम्हारे पास को नजरअंदाज कर दूंगा। मिंगनी बोलती है तुम इतने ज्यादा बेशरम कब से हो गए, तुम मेरे और फू के बीच में दरार डालना चाहते हो ना, पर तुम्हारी ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ये बोलकर अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिंगनी गू की बातों के बारे में सोच रही होती है, मैंने तो अभी तक गू के अलावा किसी और मैन को डेट नहीं किया, तो मैं किसी और के साथ कैसे हो सकती हूँ। तभी शन ग्रुप से कॉल आ जाता है, आपका रिज्यूम सिलेक्ट हो गया है, कल आपको इंटरव्यू देने आना होगा। मिंगनी ये खुशखबरी तुरंत अपने हस्बैंड को मैसेज कर बता देती है। इधर फू एम्प्लॉयज पर भड़क रहा होता है सही से काम ना करने की वजह से, तभी अपने वाइफ के मैसेज को देखकर चेकने लग जाता है, जो देखकर सभी एम्प्लॉयज शॉक थे। असिस्टेंट फू को बताता है मिसेस झाओ के बेटे के इलाज का सारा इंतजाम कर दिया है और उसके लिए बोन मैरो भी मिल गया है। वैसे आप एक स्ट्रीट वेंडर के लिए इतनी ज्यादा फिक्र क्यों दिखा रहे हैं। फू बोलता है क्योंकि उसने मेरी वाइफ की हेल्प की थी। इधर जियाओ मिंगनी को बताता है ये देखो मेरे बेटे का हॉस्पिटल में इलाज फ्री में हो रहा है और ऊपर से उसे बोन नैरो भी मिल गया है। उसकी खुशी को देखकर मिंगनी को अपने हस्बैंड की बात याद आ जाती है, उसने कहा था भगवान अच्छे लोगों की हेल्प जरूर करता है। नेक्स्ट सीन में मिंगनी की दोस्तों से फोन पर बता रही होती है
है, तुम्हारे लिए मैंने एक सेक्सी सी ड्रेस भेज दी है, अगर तुम उसे पहनोगी ना तुम्हारा पति तुम पर लट्टू हो जाएगा। तभी फू उस पार्सल को रिसीव कर अंदर आ रहा था और उसने ये सारी बातें सुन ली थी। मिंगनी तो हैरान हो जाती है और फट से कॉल कट कर देती है। मेरी फ्रेंड तो एक नंबर की पागल है, वो बस ऐसे ही मजाक करती रहती है। फू बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, ये बॉक्स खोलकर पता चल जाएगा। मिंगनी उससे बॉक्स छीन लेती है। फू उसे अंदर बुलाता है। मिंगनी सोचती है हम लीगली मैरिड है, जाहिर है उसकी भी कुछ ख्वाहिशें होंगी, चलो आज पूरी कर देती हूँ। लेकिन उसने तो उसे अंदर हेयर ड्राई करने के लिए बुलाया होता है। मिंगनी को तो गुस्सा आ रहा था। वो उसका फूला हुआ मुंह देखकर बोलता है डिसअपॉइंट लग रही हो, तुमने सोचा होगा मैं कुछ और करूँगा। मिंगनी बोलती है नहीं तो। वो बोलता है पक्का श्योर हो ना। मिंगनी बोल देती है हाँ मैं श्योर हूँ। वो बोलता है अच्छा है ये तो, चलो जाकर सो जाओ, कल तुम्हें इंटरव्यू भी तो देने जाना है। मिंगनी को हुआन का कॉल आता है। तुमने अचानक से मेरा कॉल क्यों कट कर दिया था। मिंगनी बोलती है तुम्हारी सारी बातें मेरे हस्बैंड ने सुन ली थी। फ्रेंड बोलती है फिर तो उसका प्यार प्रमाण पर चढ़ गया होगा। मिंगनी बोलती है घंटा ऐसा कुछ नहीं हुआ। फ्रेंड बोलती है उसकी जगह मैं होती तो पता नहीं क्या क्या कर देती। मिंगनी बोलती है मुझे लगता है वो मेरे लिए अभी ऐसा कुछ फील नहीं करता। इधर फू मिंगनी के बारे में सोचकर स्माइल कर रहा होता है। तभी उसे उसके छोटे भाई का कॉल आ जाता है। मोम ने कहा है जल्दी से मुन्ना मुन्नी पैदा कर दो। फू बोलता है तुमने ये बकवास करने के लिए फोन किया है क्या। दिन बोलता है भाई तुम 30 साल के हो गए हो और अभी तक तुमने भाभी को टच भी नहीं किया है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ेगा क्या तुम्हें इलाज के लिए। वो बोलता है तुम्हारी इस बकवास के लिए इस साल की सारी पॉकेट मनी कट की जाती है। नेक्स्ट डे मिंगनी इंटरव्यू देने आती है जहाँ पर और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स आए होते हैं। मिंगनी के वहाँ पर यीशु नाम की एक लड़की से मुलाकात होती है। वो भी वहाँ पर इंटरव्यू देने आई थी और उसने फ्रांस से स्टडी की होती है। वो बोलती है मुझे पता चला है यहाँ पर 3 ही कैंडिडेट को हायर किया जाने वाला है। मिंगनी तो बहुत ज्यादा डर जाती है, कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है। यीशु पूछती है क्या तुम शादीशुदा हो, तो वहाँ बोलकर वॉशरूम में भाग जाती है। वॉशरूम में एक लड़की फोन पर बात कर रही होती है। मैंने इंटरव्यू को 20,000 युआन की बख्शिश दी है, ये जॉब तो मुझे ही मिलने वाली है। इस तरह मैं धीरे धीरे कर कर सीईओ की वाइफ ही बन जाऊंगी। मिंगनी बोलती है ये लड़की यहाँ जॉब के लिए आई है या फिर सीईओ की वाइफ बनना चाहती है। यीशु इंटरव्यू देकर बाहर आती है। मिंगनी पूछती है कैसा रहा। यीशु बोलती है कंफ्यूज ही हूँ, पता नहीं लेंगे या नहीं। तभी मिंगनी को इंटरव्यू देने के लिए अंदर बुलाया जाता है, पर इंटरव्यूअर उसका क्वालिफिकेशन देखकर उसे पहले ही फेल कर देती है। मिंगनी बोलती है मुझे तो बताया गया था यहाँ पर क्वालिफिकेशन से ज्यादा टैलेंट को वैल्यू दी जाएगी, तो मेरा डिप्लोमा क्यों देखा जा रहा है। इंटरव्यूअर बोलती है लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, तुम जैसे लोगों को तो हम चपरासी भी नहीं रखते। फू का असिस्टेंट भी वहाँ पर आ जाता है। इंटरव्यूअर बोलती है देखो न सर, कैसे कैसे लोग जॉब के लिए आ जाते हैं। असिस्टेंट सोचता है अच्छा वो मैं सही टाइम पर आ गया, वरना ये लोग तो भाभी को यहाँ से भगा देते। मिंगनी इंटरव्यूअर को बोलती है फॉल्स इन्फॉर्मेशन देकर दोबारा कभी किसी का टाइम वेस्ट मत करना, और जाने लगती है। पर असिस्टेंट उसे रोककर माफी मांगने लग जाता है। ये लोग इडियट हैं, मैंने आपके डिजाइन देखे हैं, बहुत ही बढ़िया है, इसलिए आप फिक्र ना करे और कॉल का वेट करे। उसके जाते ही वो तीनों इंटरव्यूअर को जॉब से निकाल देता है, कल से आने की जरूरत नहीं है। ये तीनों शॉक में चले जाते हैं, हमने क्या गड़बड़ कर दी। जैसे ही मिंगनी कंपनी से बाहर आती है उसे कॉल आता है आपको जॉब के लिए हायर कर लिया गया है, आप परसों से जॉब ज्वाइन कर सकती हैं। मिंगनी तो खुशी की मारी सबसे पहले अपने हस्बैंड को मैसेज करती है और उसके बाद अपनी मोम को भी कॉल कर कर ये खुशखबरी दे देती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है तो फू तो सो गया था, इसलिए वो उसे निहारने लग जाती है, पर फू उसे पकड़ लेता है। मिंगनी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फू बोलता है डर क्यों रही हो, हम तो कानूनी पति पत्नी है ना, तुम तो पूरा दिन बैठकर मुझे ताड़ सकती हो। मिंगनी मन में सोचती है सिर्फ ताड़ने को कह रहा है, रात बिताने को भी तो बोल सकता है, पता नहीं कब कहेगा, और अपने रूम में जाने लगती है। वो रोक कर बोलता है कल मैं तुम्हें रेस्टोरेंट लेकर चलूंगा जॉब मिलने की खुशी में। मिंगनी तो शर्माते हुए भाग जाती है। नेक्स्ट डे वो उसे रेस्टोरेंट में लेकर आ जाता है। तभी एक अमीर बंदा फू को पहचान लेता है। वो मिंगनी को बोलता है तुम जाकर टेबल पर मेरा वेट करो। मिंगनी को तो समझ नहीं आता इतना अमीर बंदा फू को कैसे जानता है और इतने अच्छे से बात क्यों कर रहा था। जैसे ही फू वापिस आता है मिंगनी पूछती है वो तुमसे इतना ज्यादा पोलाइटली बात कैसे कर रहा था। वो बोलता है हमारे ऑफिस में सभी पोलाइटली बात करते हैं। मिंगनी बोलती है पक्का यही बात है ना।
वो बोलता हाँ और क्या होगी, वैसे मैंने आज तो मूवीज की टिकट खरीदी है, खाने के बाद हम देखने चलेंगे। मिंगनी ओके बोल देती है। वो बोलता है मैंने पहली बार शादी की है और पहली बार किसी के प्यार में पड़ा हूँ, कहीं मैंने कुछ ऐसा तो नहीं किया है ना जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करता हो, अगर ऐसा है ना तो तुम मुझे बता सकती हो, हम खुलकर उस पर बात कर लेंगे। मिंगनी तो हंसने लग जाती है, क्या मजाक कर रहे हो, सभी शादी एक ही बार करते हैं, वैसे तुमने कौन सी मूवी की टिकट खरीदी है। वो बताता है लॉस्ट लवर, एक रोमांटिक मूवी है। मिंगनी के मन में तो लड्डू फूटने लग जाते हैं और उसका मन कर रहा था फू को किस करने का, लेकिन तभी वेटर केक लेकर पहुंच जाता है और उसका ये ख्वाब तोड़ देता है। मिंगनी के फेस पर केक लग गया था, इसलिए फू साफ करने लग जाता है। बाहर से ये सब कुछ गू भी देख रहा होता है। वो बिल भरने चला जाता है। मिंगनी बाहर आकर उसका इंतजार कर रही होती है। गू बोलता है क्या इत्तेफाक है, हम फिर से मिल गए। मिंगनी इग्नोर कर जाने लगती है। गू से रोकता है, अपने पति से डिवोर्स ले लो और मेरे पास चुपचाप आ जाओ, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तभी फू आकर उसे वार्निंग दे देता है, मेरी वाइफ से दूर रहो। गू बोलता है तुम्हारी ये सो कॉल्ड वाइफ ना एक टाइम पर 2 लड़कों को डेट कर रही थी। फू तो उसे पंच मार देता है। बेचारे गू का तो दांत ही टूट जाता है, लेकिन दुखी होने की बजाय खुश हो रहा था। अब मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन करूंगा, देखो ये दांत तुम्हें कैसे जेल की हवा खिलाता है। फू को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। तुम तो आदमी के नाम पर धब्बा हो, तुम जैसा आदमी जिसकी कार और घर दोनों ही रेंट पर है, उसे तो मैं देखता भी नहीं और उसे कचरे के डब्बे में डाल देता है। तुम इसी में रहने के लायक हो और मुझे फर्क नहीं पड़ता मिंगनी के पास से, पर अब वो मेरी वाइफ है, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। गू तो चिल्लाता रह जाता है, लेकिन फू तो अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से चला जाता है। मिंगनी बोलती है वो लॉयर है, तुम्हें जेल भी भेज सकता है, तुम्हें उसे ऐसे हिट नहीं करना चाहिए था। फू बोलता है मैं अपनी वाइफ को ऐसे बुली होते हुए कैसे देख सकता था, वैसे भी वो एक लॉयर है तो क्या हुआ, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी एक लॉयर है, उसे देख लेगा। आज हम फर्स्ट टाइम मूवी देखने जा रहे हैं, तुम अपना मूड खराब मत करो। इधर गू कचरे के डब्बे से बाहर आ जाता है और अपने टूटे हुए दांत को देखकर हंस रहा होता है। तुम तो अब गए फू। जैसे ही दोनों मूवी देखकर बाहर आते हैं, पुलिस फू को अरेस्ट करने के लिए आ जाती है। मिस्टर गू ने आपके खिलाफ कंप्लेन की है, इसलिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मिंगनी बोलती है पर पहले उसने ही हमें प्रोवोक किया था। ऑफिसर बताता है पर हिट तो आपके पति ने पहले किया था ना मैडम। वो मिंगनी को समझाता है मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम घर चली जाना, और वो ऑफिसर के साथ पुलिस स्टेशन जाने लगता है। लेकिन मिंगनी घर न जाकर अपनी दोस्त हुआन को कॉल करती है। उस गू के चक्कर में मेरे पति को पुलिस पकड़ कर ले गई है, अगर तुम्हारी जान पहचान में कोई लॉयर है तो मुझे बता दो। हुआन बोलते तुम फिक्र मत करो, वो तो कुछ देर में ही घर वापस आ जाएगा, वो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मिंगनी को यकीन नहीं हो रहा था। वो कॉल कट कर पुलिस स्टेशन आ जाती है और गू को बोलती है इतना ज्यादा मीन तुम कैसे हो सकते हो। गू बोलता है मैंने तो बस अपने राइट्स का यूज किया है, जाकर अपने पति को कहो, सबको अपनी गलती की सजा भुगतनी ही पड़ती है। मिंगनी बोलती है केस वापस ले लो, मैं कंपनसेट कर दूंगी, बताओ कितने पैसे चाहिए। गू बोलता है मुझे पैसे नहीं तुम चाहिए। मिंगनी बोलती है वो आप देखना बंद कर दो। गू बोलता ठीक है तो अपने पति को कहो मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगे, फिर मैं हो सकता है उसका केस वापस ले लूं। पर वो तो उसे एक चाटा धर देती है। गू बोलता है ये चाटे का निशान भी तुम्हारे पति के सर पर मंड दूंगा, फिर तो वो 1 साल तक जेल में ही रहेगा। मिंगनी बोलती है लो क्या पढ़ लिया है, खुद को कुछ ज्यादा ही समझदार समझने लग गई हो, मैं भी लॉयर को हायर कर सकती हूँ अपने पति को बचाने के लिए। गू बोलता है तुम्हारे पास पैसे हैं क्या, कैसे करोगी, वैसे भी तुमने मुझे चीट किया है। 6 साल पहले तुम मुझे डेट करने के साथ किसी और के साथ भी थी ना, ये उसका बदला है। मिंगनी बोलती है मैंने तुम्हें कभी चीट नहीं किया और ना ही कभी तुम्हारे साथ किसी और को डेट किया है, इवन मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी को डेट ही नहीं किया, तुम ही मुझे छोड़कर चले गए थे, और अगर तुम्हें मुझ पर गुस्सा है ना तो मुझ पर निकालो, फू को इन्वॉल्व मत करो। गू तो हंसने लग जाता है, चलो तुम्हारे फू से जेल के अंदर मिलकर आता हूँ। मिंगनी निराश होकर पुलिस स्टेशन से चली जाती है। उसके जाते ही तभी लिन वहाँ आ जाता है और बोलता है किसकी हिम्मत हो गई शाइन ग्रुप के प्रेसिडेंट से पंगा लेने की। लिन जैसे ही अंदर आता है गू उसे देखकर साइड हो जाता है। वहाँ का बड़ा पुलिस ऑफिसर फू को पहले ही छोड़ चुका था, क्योंकि उसे पता था फू शेन ग्रुप का प्रेसिडेंट है। इवन वो अपने ऑफिसर को डांटता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इतने बड़े आदमी को पुलिस स्टेशन लाने की, वो भी बिना वजह। गू को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या चल रहा है। वो वहाँ बड़े शान से जा रहा होता है, बेचारे गू की तो गर्दन ही झुक जाती है। लिन तो उसे धक्का ही मार देता है। बाहर आकर लिन बोलता है भाई ये वही लड़का है ना जिसने आपको यहाँ पहुँचाया है, ये भाभी का एक्स है ना। वो बोलता है तुम इसे और इसके परिवार
परिवार को बर्बाद कर कर रख दो और अब मैं घर जा रहा हूँ। तुम्हारी भाभी परेशान हो रही होगी। इधर मिंगनी हेल्प के लिए सभी को कॉल कर रही थी। तभी फू घर आ जाता है। मिंगनी तो उसे हक कर लेती है। मुझे तो लगा दोबारा मैं कभी तुम्हें देख ही नहीं पाऊंगी। फू उसे आराम से बिठाता है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तो परेशान होने की क्या जरूरत थी। मिंगनी तो रोने लग जाती है। फू उसके आंसू पोंछ कर किस करता है। फिर दोनों ही शुरू हो जाते हैं। मिंगनी तो बड़ा खुश थी। आज पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन फू बीच में ही रुक जाता है। मैं बात लेकर आता हूँ। मिंगनी तो शर्म की मारी लाल हो जाती है। नेक्स्ट में वो बात लेकर आ गया था। मिंगनी पूछती है तुम्हारी बेल किसने कराई। फू बोलता है तुम्हारे देवर ने। उसकी कुछ जान पहचान के लोग थे। वैसे हमने जो अधूरा काम छोड़ दिया था उसे पूरा कर लेना चाहिए। मिंगनी तो शर्मा कर रूम में भाग जाती है। फू भी स्माइल कर रहा होता है। इधर गू टूटी फूटी हालत में अपने घर पहुँचता है। उसकी मॉम डैड तो परेशान हो जाते हैं। हमारे लाडले बेटे की ये हालत किसने की है। तभी गू को कॉल आता है। उसका लो फॉर्म का लाइसेंस कैंसिल हो गया है, प्लस उसका ऑफिस भी बंद कर दिया गया है। अभी एक झटका लगा ही था कि डैड को दूसरा फटका लग जाता है, क्योंकि उन्हें पता चलता है उनकी फैक्ट्री भी बंद हो गई है। ये सुनकर डैड को तो हार्ट अटैक ही आने वाला था। डैड बोलते बेटा कुछ करो ना, तुम तो लॉयर हो ना। वो बताता है डैड मेरा भी ऑफिस बंद हो गया है। डैड पूछते हैं कौन है वो जो हमारी फैमिली के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। कहीं तुमने किसी बड़े आदमी से पंगा तो नहीं ले लिया है ना। गू को तो समझ ही नहीं आ रहा था उसने ऐसे किस आदमी से पंगा ले लिया है। तभी पुलिस ऑफिसर आकर डैड को पकड़ लेते हैं कंपनी में घोटाला करने के जुर्म में, और उनका लॉयर बेटा कुछ भी नहीं कर पाता। लियो भी वहाँ आ जाती है। वो बोलता है तुम ये सब करा रही हो ना, मुझे क्यों बर्बाद करना चाहती हो। लियो बोलती है पागल हो गए हो क्या, मैं तो अपने पैसे वापस लेने आई थी। तुम्हारी लो फर्म को खोलने के लिए मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे अपने पेरेंट्स का घर बेचकर, तो मैं तुम्हें बर्बाद भला क्यों करूंगी। वो बोलता है इसका मतलब मिंगनी के पति फू ने ये सब करवाया है। लियो बोलती है वो मामूली सा एम्प्लॉय ये सब कैसे कर सकता है। वो बोलता है कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हें उस फू के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाना होगा। नेक्स्ट डे मिंगनी का जॉब पर फर्स्ट डे होता है। यूशु की भी वहाँ पर जॉब लग गई थी। वो मिंगनी को देखकर काफी खुश थी। वाओ हम दोनों कलीग्स बन गए। यीशु बोलती है मुझे अब जल्दी से अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढना है। मिंगनी बोलती है तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हें कौन ना कहेगा। यीशु बोलती है मुझे तो यहाँ के प्रेसिडेंट की वाइफ बनना है, फिर मैं यहाँ की बॉस लेडी बन जाऊंगी और मैं तुम्हें चीफ डिजाइनर की पोस्ट पर भी प्रमोट कर दूंगी। इधर लिन चहकते हुए पहले तो अपने भाई के पास आता है, फिर बेचारी की टीवी चुरा लेता है। मुझे पता चला भाई आपने भाभी को ऑफिस में ही जॉब दे दी है। वो बोलता है ताकि वो हमारी कंपनी के काम के बारे में सीख सके। लिन बोलता भाई झूठ मत बोलो, आप भाभी के बिना रह नहीं पा रहे थे इसीलिए रख लिया है, सच बोलो ना। वो बोलता ज्यादा बकवास मत करो, ये बताओ मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो तुमने कर दिया है क्या। लिन बोलता हाँ भाई, गू के डैड की फैक्ट्री बंद करवा दी है और गू का ऑफिस भी बंद है, इवन उसका लॉयर का लाइसेंस भी कैंसिल करवा दिया है, पूरी फैमिली की रेपुटेशन खराब कर कर रख दी है। वो बोलता ओके अब यहाँ से दफा हो जाओ। इधर कुछ कुंडे अपने उधार दिए हुए पैसे वापस लेने आए होते हैं। बेचारा गू नहीं दे पाता तो उसे धोकर चले जाते हैं। लियो आकर उसे संभालती है, चलो हम अब्रोड भाग जाते हैं, तुम फू से लड़ नहीं पाओगे। गू बोलता क्या बकवास कर रही हो, वो मामूली सा एम्प्लॉय, मैं उससे लड़ नहीं पाऊंगा। लियो बोलती है नहीं वो मामूली सा एम्प्लॉय नहीं है, वो शैन ग्रुप का प्रेसिडेंट है। गू तो हंसने लग जाता है, क्या मजाक है, शैन ग्रुप के प्रेसिडेंट को शादी करने के लिए सड़क के किनारे सामान बेचने वाली ही मिली थी क्या। तभी गू का बंदा वहाँ पर आ जाता है तो वो लियो को वहाँ से भेज देता है। वो उसे मिंगनी की इन्फॉर्मेशन देता है। 6 साल पहले मिंगनी का मिसकैरेज नहीं हुआ था, उसने एक बच्चे को जन्म दिया था और उस समय वो डिप्रेशन की बीमारी से जूझ रही थी। गू तो खुश हो जाता है जब ये बात शैन ग्रुप के प्रेसिडेंट को पता चलेगी कि उसकी वाइफ ने क्या क्या कारनामे कर रखे हैं, तो वो तो उसे छोड़ ही देगा। लियो ने भी ये सारी बातें सुन ली होती है। इधर मिंगनी जैसे ही ऑफिस खत्म होने के बाद घर जा रही थी, एक बंदा उसे उसकी मेडिकल रिपोर्ट देता है, जिसे देखकर वो शॉक में थी। तभी उसे गू का कॉल आ जाता है, तुम्हारे हस्बैंड को पता ही नहीं होगा, तुम्हारा एक बच्चा भी है किसी और मैन के साथ। मिंगनी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी उसे कुछ फ्लैशबैक आते हैं, वो हॉस्पिटल में एक बच्चे को जन्म दे रही थी। मिंगनी अपनी मोम को कॉल कर कर पूछती है क्या मैंने किसी बच्चे को जन्म दिया था।
मोम बोलती है पागल हो गई हो क्या, अभी तो तुम्हारी शादी हुई है तो बच्चा कहाँ से आ गया, लगता है तुम काम का ज्यादा ही प्रेशर ले रही हो। मिंगनी बोलती है मुझे गू ने बताया है। मोम बोलती है तुम्हारी कुछ मेमोरीज तुम्हें याद नहीं है, इसलिए तुम्हें उस बेवकूफ आदमी की नॉनसेंस बातों में आने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने पति फू पर ध्यान दो। इधर वो गुंडे अपने पैसे वापस लेने के लिए हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं जहाँ फू की मोम एडमिट होती है। गू बोलता है पैसे मेरे डैड ने उधार लिए थे पर मैं एक एक पेनी लौटा दूंगा। उन गुंडों का बॉस बोलता है हम कैसे यकीन करें, तुम पैसे कैसे दोगे। गू जोश में आकर बोल देता है मैं 1 हफ्ते में पैसे लौटा दूंगा। बॉस बोलता है नहीं लौटाए तो तुम्हें भी तुम्हारे डैड के पास जेल में भेज देंगे। गू की मोम उससे पूछती है तुम 80 मिलियन कहाँ से लेकर आओगे। गू बोलता है चिंता मत करो मोम, फू के लिए तो 80 मिलियन कुछ भी नहीं होगे अपनी रेपुटेशन के बदले। इधर मिंगनी ऑफिस से बाहर आती है। फू बोलता है चलो साथ में घर चलते हैं। एक बंदा इनकी फोटोज क्लिक कर लेता है। मिंगनी को सेट देखकर फू बोलता है क्या किसी ने तुम्हें बुली किया है। मिंगनी बोलती है नहीं तो मुझे तुम्हें कुछ बताना है, कुछ साल पहले मैं डिप्रेशन से जूझ रही थी, उस समय की कोई मेमोरीज भी मुझे याद नहीं है। फू पूछता है अचानक से ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो। मिंगनी बोलती है क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच कुछ भी सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए। फू सोचता है कहीं से मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया और बोलता है जब मैं रिच बन जाऊंगा तो मैं महंगे बैग, डिजाइनर कपड़े और एक बड़ा सा घर खरीद कर दूंगा, तुम्हें दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करूंगा। मिंगनी बोलती है ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हारा टाइम चाहिए। फू बोलता है तुम कितनी फूल हो ना, और उसे घर लेकर आता है जहाँ उसने कैंडल लाइट डिनर की तैयारी कर रखी होती है। एक्चुअली में आज दोनों की फर्स्ट मंथ वेडिंग एनिवर्सरी थी, दोनों इसे सेलिब्रेट कर रहे थे। मिंगनी बोलती है ये वाइन कितनी अच्छी है, मुझे और दो ना। फू मना करता है तुमने ज्यादा पी ली है, ठीक नहीं रहेगा। मिंगनी बोलती है लास्ट ग्लास दे दो। फू उसे दे देता है। मिंगनी बोलती है तुम कितने ज्यादा अच्छे हस्बैंड हो। फू बोलता है फिर से कहना। मिंगनी तो बार बार उसे अपना हस्बैंड कहने लग जाती है। फू तो शर्माए जा रहा होता है। मिंगनी पीने के बाद बहुत ज्यादा क्यूट हरकतें करने लग जाती है। फू उसे रूम में ले जाने लगता है पर मिंगनी तो उसे किस करना चाहती थी, पर इस चक्कर में दोनों नीचे गिर जाते हैं। फू उसे उठाकर रूम में लाता है और बेड पर लिटा देता है। मिंगनी उसे बोलती है जान मुझे छोड़कर मर जाओ, तो वो उसे किस कर देता है। इससे पहले कुछ मामला आगे बढ़ पाए मिंगनी तो सो जाती है। बेचारे फू के अरमान रखे के रखे रह जाते हैं। फू उसी के साथ बेड पर बगल में सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिंगनी फू को अपने साथ में सोता हुआ देखकर शौक हो जाती है। फिर उसे अपनी कल रात वाली हरकतें भी याद आ जाती हैं, इसलिए एम्बेरस होकर चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। पर फू ने उसे देख लिया था और उसकी हरकतों पर हंस रहा होता है। मिंगनी फटाफट से ऑफिस जाने की फिराक में थी, तभी फू तैयार होकर बाहर आ जाता है। मिंगनी बोलती है मिस्टर फू आप ब्रेकफास्ट खुद बना लीजिएगा, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। फू बोलता है चलो साथ में ऑफिस चलते हैं। मिंगनी बोलती है कोई जरूरत नहीं है। मिंगनी सोचती है फू को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, हम दोनों तो रात में साथ में सोए थे ना। इसी सोच में डूबी हुई वो चल रही होती है, तभी फू से टकरा जाती है। फू बोलता है अंधों की तरह क्यों चल रही हो, वैसे मुझे ना कल रात के लिए रिग्रेट हो रहा है। मिंगनी बोलती है लास्ट नाइट क्या हुआ था, मुझे तो कुछ याद नहीं है, मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। फू बोलता है मैं अपनी अण की इच्छा पूरा करते करते चूक गया मुन्ना मुन्नी करने से। मिंगनी तो घबरा जाती है। चलो जल्दी से ऑफिस चलो, मैं लेट हो रही हूँ। ऑफिस की पार्किंग में फू को उसका छोटा भाई लिन मिल जाता है। लिन बोलता भाई कैसा लग रहा है इस डिब्बे जैसी गाड़ी को चलाकर। फू उसे की देता है तुम भी चला कर देख लो, पता चल जाएगा। लिन बोलता है इस गाड़ी में मैं बाहर गया ना तो सारी लड़कियां मुझसे दूर भाग जाएंगी, हर कोई भाभी की तरह अच्छा नहीं होता। और बोलता है तुम्हारी वो फरारी कार घर में ऐसे ही खड़ी है, क्यों ना मैं चला लूं। फू मना कर देता है। लिन बोलता है भाई आपके पास इतनी सारी महंगी कारें हैं, एक दे नहीं सकते हो क्या। वैसे मेरी कल मोम से बात हुई थी, तुम्हें पता है उन्होंने क्या कहा है। फू बोलता है मोम मेरी और मिंगनी की शादी करवाना चाहती है। लिन बोलता है आपको कैसे पता चला, मोम ने तो कहा था वो इस बात को सीक्रेट रखेंगी। इधर मिंगनी की टीम लीडर जो कि चीफ डिजाइनर भी होती है शीना, वो मिंगनी से अपने लिए कॉफी मंगवाती है। शीना बोलती है कॉफी में तो आइस ही नहीं है। मिंगनी का आइस लेने जाने लगती है तो शीना उसे रोककर फाइल्स देती है, इनकी कॉपीज भी करवा लेना। मिंगनी को गुस्सा आ जाता है मुझे यहाँ पर नैनी की जॉब के लिए हायर नहीं किया गया है, मैं भी ज्वेलरी डिजाइनर हूँ। शीना बोलती है अच्छा तुम्हें ज्वेलरी डिजाइनिंग के बारे में कुछ आता जाता भी है क्या। मिंगनी तो उसे लंबी चौड़ी डिटेल्स देने लग जाती है। शीना बोलती है ठीक है मैं तुम्हें चांस देती हूँ, पर क्लाइंट के सामने हमारी कंपनी का नाम खराब मत कर देना। मिंगनी बोलती है अगर क्लाइंट मुझसे खुश हो गया
तो तुम्हें सबके सामने अपने इस गंदे बिहेवियर के लिए मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। शीना बोलती है ओके मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर तुम ये काम नहीं कर पाई तो फिर तुम्हें इस कंपनी को छोड़कर जाना पड़ेगा। मिंगनी इस बेड को एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे ही वो बाहर आती है यीशु बोलती है तुमने उस चुड़ैल से बेड क्यों लगा ली। मिंगनी बोलती है अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो सारी जिंदगी मुझे अपनी नैनी बनाकर रखती, मुझे ये सब नहीं करना। यीशु बोलती है अगर तुम बेड हार भी गई ना तो चिंता मत करना, मैं जब बॉस लेडी बन जाऊंगी तो मैं इस कंपनी में वापस हायर कर लूंगी। मिंगनी बोलती है तुम कितनी अच्छी दोस्त हो। शीना आकर उसे क्लाइंट का एड्रेस देती है, जाकर इनसे डिजाइन के बारे में बात कर लो। यीशु बोलती है ये क्लाइंट तो बहुत ही अखरोट टाइप की लड़की है। मिंगनी बोलती है कोई नहीं तो करना ही पड़ेगा। दोनों क्लब में पहुंच जाते हैं। नाम का लड़का मिंगनी को देखते ही लट्टू हो जाता है। मिंगनी वैन से बात करने वाली थी तभी शिन आकर उसे पकड़ लेता है। मिंगनी उसे दूर हटा देती है, इस चक्कर में उसकी नाक पर चोट लग जाती है। वैन बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा करने की। मिंगनी बोलती है सॉरी मैं बस डिजाइन के बारे में बात करने आई थी। शिन बोलता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा पर तुम्हें ये ड्रिंक पीना होगा। मिंगनी बोलती है ये वर्किंग टाइम चल रहा है। शिन बोलता है शैन ग्रुप तुम्हें मंथली कितना पे करता होगा और उसके मुंह पर बहुत सारे पैसे मार देता है। मिंगनी बोलती है मैं शादीशुदा हूँ, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। शेन बोलता है ये तो अच्छी बात है, मैंने अभी तक किसी शादीशुदा लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं किया। मिंगनी वैन को बोलती है मैं आपसे बाद में डिजाइन के बारे में डिस्कस करने आ जाऊंगी, लेकिन वैन बोलती है तुम ये गेम खेलो, अगर तुम जीत गई ना तभी मैं तुमसे डिस्कस करने के बारे में सोचूंगी। शेन बोलता है अगर हार गई तो इसे आज रात मेरे पास आना होगा। ये सब सुनकर यीशु को गुस्सा आ जाता है, मैं पुलिस को कॉल कर बुला लूंगी। शेन बोलता है मैं भी देखता हूँ कौन मुझसे पंगा लेने की हिम्मत रखता है। मिंगनी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और गेम खेलना स्टार्ट करती है जिसमें वो जीत जाती है। ये बात शिन से बर्दाश्त नहीं होती, वो उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है। हालांकि वैन उसे रोकती है तुम ये गलत कर रहे हो, लेकिन शिन उसकी नहीं सुनता, इवन सभी को वहाँ से बाहर भगा देता है। तभी माफू हीरो की तरह एंट्री मारता है। शिन बोलता है मुझे हिट करने का सोचना भी मत, तुम्हें मालूम नहीं है मेरे डैड क्या चीज है। वो उसके थोपड़े का हुलिया अच्छे से बदल कर रख देता है और अपनी वाइफ को उठाकर बाहर लेकर आता है। असिस्टेंट उसके लिए महंगी कार का डोर खोलने वाला था, पर फू उसे इशारा कर अपनी वाइफ को सस्ती सी कार में बिठा देता है। मिंगनी बोलती है शिन की फैमिली बहुत ही पावरफुल है, तुम चाहो तो यहाँ से दूर भाग जाओ क्योंकि हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। वो बोलता है मैं सब कुछ देख लूंगा, तुम मुझ पर छोड़ दो। वो मिंगनी को घर लाता है और उसे सुलाने के बाद अपनी मोम को कॉल करता है, आप घर पर आ जाइए मिंगनी का ध्यान रखने के लिए। मोम पूछती है मेरी बहू को क्या हो गया। वो बोलता है शिन ने मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी की है, वो तो अच्छा था मैं टाइम पर पहुंच गया। मोम बोलती है उसकी इतनी हिम्मत, हमारी खानदान की बहू को छेड़ा, तुम उसकी फैमिली को बर्बाद कर रख दो। इधर शिन के डैड हॉस्पिटल में आते हैं और वैन से पूछते हैं मेरे बेटे का ये हाल किसने किया है। वैन बताती है वो तो मुझे भी नहीं मालूम। वैन बोलती है उसकी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन शैन ग्रुप के एक बंदे ने आकर उसे अच्छे से तोड़ फोड़ दिया है और डॉक्टर ने कहा है शिन की इंजरी काफी सीरियस है। डैड पूछते हैं किसकी इतनी हिम्मत हो गई मेरे बेटे की हालत करने की, मुझे उसका नाम बताओ। वैन बोलती है वो तो मुझे नहीं मालूम, वो कौन था। डैड अपने बंदों को बोलते हैं पता लगाओ ये काम किसका है। ऑपरेशन के बाद शिन जैसे ही बाहर आता है, डैड उसकी हालत देखकर दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनका बेटा पूरी तरीके से टूट फूट गया था। तभी डैड की सेक्रेटरी आकर बताती है कंपनी के शेयर्स प्राइस नीचे गिर गए हैं, किसी ने हमारी कंपनी की न्यूज बाहर लीक कर दी है। डैड को तो बड़ा झटका लग जाता है। तभी फू का असिस्टेंट आता है, मिस्टर फू आपसे मिलना चाहते हैं। डैड तो खुश होकर मिलने के लिए चले आते हैं और बोलते हैं आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी, मुझे ही बुला लिया होता। फू पूछता है आपका बेटा कैसा है। डैड बताते हैं किसी ने उसकी सारी हड्डियों का चूरमा बना दिया है, पर मैं उस बंदे को छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरे बेटे की हालत की है। फू पूछता है क्या आपको मालूम है किसने और क्यों आपके बेटे को पीटा है। डैड बोलती हैं मुझे तो बस यही मालूम है, आपकी कंपनी में एक मामूली सी एम्प्लॉय मिंगनी की वजह से ये सब हुआ है, उसके पति ने मेरे बेटे को पीटा है। फू बोलता है उस मामूली सी एम्प्लॉय की एक और आइडेंटिटी है। डैड बोलते हैं आप मेरे लिए उस लड़की को जॉब से निकाल दीजिए। वो बोलता है आपके बेटे ने उसके साथ बदतमीजी की है, उस बेचारी लड़की की क्या गलती है। डैड बोलते हैं हम दोनों की कंपनियां आपस में बिजनेस करते हैं, उस मामूली सी एम्प्लॉय की साइड आप क्यों ले रहे हैं।
फू बोलता है क्योंकि वो मेरी वाइफ है। डैड तो शॉक हो जाते हैं। फू बोलता है अब से हमारी कंपनी आपकी कंपनी के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करने वाली। डैड तो उसके पैरों में पड़ जाते हैं। गलती मेरे नालायक बेटे की है, सजा आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आप कहो तो मैं उससे माफी मंगवा दूंगा। फू बोलता है ठीक है, पर मेरी वाइफ को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि मैं उसकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। डैड होके बोल देते हैं। इधर घर पर मिंगनी मोम से पूछती है आंटी मेरे पति कहाँ गए हैं? मोम बोलती है वो पुलिस स्टेशन में शिन के खिलाफ कंप्लेन करने गया है। जैसे ही फू घर आता है शिन उसे हक कर लेती है। क्या जरूरत थी ये सब करने की? वो अपनी मोम को जाने का इशारा करता है। मोम बोलती है अब मुझे चलना चाहिए, यंग कपल के बीच में क्या करूँगी? मोम के जाते ही फू बोलता है क्या आज से हम दोनों सेम बेड पर सो सकते हैं? वैसे भी हम तो हस्बैंड वाइफ है ना? मिंगनी हाँ बोल देती है। मिंगनी फू को सोता हुआ देखकर उसे टाइट हक कर लेती है, पर बाद में अपना हाथ हटा लेती है तो फू उसे किस करने लग जाता है, जिसके बाद दोनों शुरू हो जाते हैं, यानी इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिंगनी सोचती है ये मेरा फर्स्ट टाइम था तो ब्लड क्यों नहीं आया? कहीं गू सच तो नहीं बोल रहा था? और उसे गू की बातें याद आती हैं। हो सकता है गू सच बोल रहा हो, मैं पहले भी किसी और मैन के साथ इंटीमेट हो चुकी हूँ। मिंगनी ऑफिस आती है। यीशु पूछती है तुम ठीक तो हो ना? वो हाँ बोल देती है। तभी शीना उसे अपनी केबिन में बुलाती है और उसे रेजिग्नेशन देने को कहती है। मिंगनी बोलती है कल के इंसिडेंट में सारी गलती मिस्टर शिन की थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था, वही अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा था। शीना बोलती है बैट के अकॉर्डिंग हारने वाले को जॉब छोड़कर जानी ही पड़ेगी। मिंगनी को मजबूरन रेजिग्नेशन देकर जाना पड़ता है। ये बात फू को पता चल गई थी, इसीलिए वो असिस्टेंट को ऑर्डर दे देता है जिसने मेरी वाइफ को निकाला है ना उसे जाकर समझा दो। असिस्टेंट शीना को आकर बोलता है तुमने मिंगनी को जॉब से क्यों निकाला? वो बोलती है क्योंकि वो यहाँ रहने के लायक ही नहीं थी। असिस्टेंट बोलता है अपनी गलती को सुधार लो वरना बॉस तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इधर मिंगनी जैसे ही ऑफिस से बाहर आती है उसे शिन दिखता है इसलिए डर जाती है। सॉरी मेरी वजह से आपके बेटे की ये हालत हो गई, पर मैं इसके सारे मेडिकल्स बिल पे कर दूंगी। डैड बोलते है क्या कह रही हो, मेरा बेटा इसी लायक था। और अपने बेटे को बोलते है जल्दी से इससे माफी मांगो। शिन तो गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लग जाता है। मिंगनी बोलती है कोई नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। डैड तो मिंगनी को बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते हैं। मिंगनी बोलती है ये सब मैं नहीं ले सकती हूँ। ये सब शीना ने भी देख लिया था, उसे समझ नहीं आ रहा था मिस्टर शिन इस मामूली से एम्प्लॉय से माफी क्यों मांग रहे हैं। मिंगनी अपने हस्बैंड को कॉल कर बता देती है शिन और उसके डैड उससे माफी मांगने आए थे। फू बोलता है ये तो अच्छी बात है, जरूर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। मिंगनी बोलती है वो तो मुझे महंगे तोहफे भी दे रहे थे। फू बोलता है तो ले लेनी चाहिए थे ना। मिंगनी बोलती है नहीं, मुझे लगा उनका कोई मोटिव हो सकता है, वो कहीं हमें फंसा भी तो सकते थे ना। फू बोलता है मेरी वाइफ कितनी स्मार्ट है। लिन भी अपने भाई की सारी बातें सुन रहा था और अपने भाई को चिढ़ाने लग जाता है। फू ऑफिस से घर आता है। मिंगनी तो उसे देखकर खुश हो जाती है। फू उसे गिफ्ट देता है जिसमें एक महंगा सा पेंडेंट होता है। मिंगनी बोलती है इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? फू बोलता है लास्ट नाइट तुमने जो मेहनत की थी ना उसी के लिए रिवॉर्ड है। मिंगनी बोलती है ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई गेम जीता है और वर्ल्ड कप दे रहे हो तुम मुझे। फू तो हंसने लग जाता है और उसे पेंडेंट पहना देता है। कैसा लगा तुम्हें? मिंगनी बोलती है तुम जो भी लाते हो सब कुछ मुझे पसंद आता है। फू पूछता है क्या बनाया है? मिंगनी बताती है ये मेरी मोम की ओल्ड रेसिपी है, उन्हें डर लग रहा था तुम्हें पसंद नहीं आएगी तो मैंने बना दी। मुझे तो लगता है मुझसे ज्यादा मेरी मोम को तुम्हारी फिक्र रहती है, जैसे मैं नहीं तुम ही उनके सगे बेटे हो। फू उसे अपने पास आने का इशारा करता है और उसे किस करता है, तुम्हारे लिए मैं हूँ ना। नेक्स्ट मॉर्निंग फू ने मिंगनी के लिए बहुत सारी ड्रेसेस खरीद ली होती है। फू बोलता है ये सब तुम्हारे लिए है। मिंगनी पूछती है तुम्हें मेरा साइज कैसे पता? फू बोलता है मेरे विजुअल काफी अच्छे हैं। मिंगनी तो शर्मा जाती है और सारी ड्रेस ट्राई कर दिखाने लगती है। फू को तो एक भी पसंद नहीं आ रही थी। लास्ट में मिंगनी एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहन कर आ जाती है। फू तो उसे बस देखता रह जाता है, मेरी वाइफ कितनी ज्यादा सुंदर है। मिंगनी बोलती है पर मैं ये ड्रेस पहन नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है, इसलिए फिर से मुझे स्ट्रीट स्टोर लगाना पड़ेगा। फू बोलता है मेरी वाइफ को अब वो काम करने की जरूरत नहीं है। मिंगनी बोलती है पर मेरे पास सेविंग नहीं है और मैं नहीं चाहती सारा बोझ तुम पर आ जाए। वो बोलता चिंता मत करो, दोबारा वो कंपनी तुम्हें हायर कर लेगी तो तुम जैसे टैलेंटेड एम्प्लॉय को भला कौन छोड़ना चाहेगा। तभी शीना उसके घर पर टपक पड़ती है, चलो अपना सामान बांधो और वापस कंपनी में आ जाओ। मिंगनी बोलती है तुमने तो मुझे कंपनी से निकाल दिया था ना, चलो अब दफा हो जाओ।
शीना उसे सॉरी बोलने लग जाती है। अब ज्यादा भी भाव मत खाओ, मैं तुम्हें खुद लेने आई हूँ, इससे ज्यादा तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो, ये बोलकर चली जाती है। मिंगनी तो शौक थी, इसे अचानक से क्या मिर्गी का दौरा पड़ गया है। नेक्स्ट डे फू उसे ऑफिस में ड्रॉप करता है, यानी उसने फिर से कंपनी ज्वाइन कर ली थी। मिंगनी तो अपने हस्बैंड की पप्पी लेकर चली जाती है। उसके जाते ही गू उसकी कार में आकर बैठ जाता है। कितने दिनों बाद फिर से तुम मिल गए। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई अपनी ये भुंडी शक्ल दिखाने की। गू बोलता है मुझे मालूम है तुम शन ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। वो गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है। गू बोलता है ज्यादा ना जोश मत दिखाओ, पेशेंस से काम लो। मेरे पास एविडेंस है जिससे तुम्हारी वाइफ की रेपुटेशन की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। जिसके बाद वो उसे अपने केबिन में लाता है। गू तो उसकी टेबल पर पैर रखकर बैठ जाता है। फू पूछता बताओ क्या कहना चाहते थे। गू बोलता तुम्हें तो पता ही नहीं होगा, तुम्हारी वाइफ शादी से पहले किसी और आदमी के साथ प्रेग्नेंट थी और उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया है। अगर इस बारे में सभी को पता चला तो तुम्हें कितनी एम्बेरसमेंट होगी ना। इससे अच्छा है तुम अपनी वाइफ से डिवोर्स ले लो। फू पूछता है बताओ कितने पैसे चाहिए। गू तो 100 मिलियन बोलता है। फू बोलता है अपनी शक्ल देखी है क्या। गू बोलता है तुमसे तो अच्छी है, वैसे ये कीमत कुछ ज्यादा नहीं है शन फैमिली की इज्जत को बचाने के लिए। इतने पैसे तो तुम दे ही सकते हो। वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा, पर उसके बाद तुम इस सिटी को छोड़कर चले जाना और ये बात कभी भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। वो ओके बोल देता है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम इस मैटर को इतना लाइटली कैसे ले सकते हो। वो बोलता है क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ के बीच का मैटर है। एक्चुअली में फू ने गू की सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया था। अगर ये ऑडियो पुलिस को दे दूं कि तुम मुझे ब्लैकमेल करके पैसे मांग रहे थे तो सोचो जरा कितने साल जेल में बिताने पड़ेंगे। गू को तो गुस्सा आ जाता है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तभी बॉडीगार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं। फू उसे पुलिस के हवाले करने को बोल देता है। इधर मिंगनी बार बार फू को कॉल कर रही होती है पर वो नहीं उठाता। जैसे ही फू घर आता है तो मिंगनी उसका वेट करते हुए सो गई होती है। फू को नोट मिलता है। मिंगनी ने पहले से उसके लिए खाना बनाकर रखा था, लेकिन फू तो मिंगनी को जगा देता है और बोलता है मुझे बेबी चाहिए। जिसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे यूशु और मिंग एक डिजाइनिंग कंपटीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक्चुअली में मिंगनी ने भी इस कंपटीशन के लिए डिजाइन्स भेजे होते हैं। तभी एक लड़की शीना के डिजाइन्स लेकर जा रही होती है। यीशु उसे दिखाने को बोलती है, जिन्हें देखकर वो शौक हो जाती है क्योंकि वो मिंगनी के डिजाइन होते हैं। तभी वहाँ पर शीना भी आ जाती है। मिंगनी पूछती है तुमने मेरे डिजाइन क्यों चुराए हैं। शीना बोलती है क्या बकवास है, ये डिजाइन मैंने खुद ड्रॉ किए हैं। यीशु बोलती है मैंने खुद देखे थे, ये मिंगनी के ही डिजाइन है। शीना बोलती है एक स्ट्रीट स्टॉल लगाने वाली लड़की ऐसे डिजाइन कैसे बना सकती है। मिंगनी बोलती है तो प्रूव करो ये तुम्हारे हैं। शीना बोलती है मुझे प्रूव करने की क्या जरूरत है, मैं चीफ डिजाइनर हूँ। तभी फू का असिस्टेंट वहाँ आ जाता है। यहाँ पर क्या झगड़ा लगा रखा है। मिंगनी उसे प्रूफ दिखाती है जिसमें शीना उसके डिजाइन चुरा रही थी। शीना की तो बोलती बंद हो जाती है। असिस्टेंट मिंगनी को वहाँ से भेजकर शीना को जॉब से निकाल देता है। शीना बोलती है ये कल की नई लड़की के लिए तुम मुझे जॉब से कैसे निकाल सकते हो। असिस्टेंट बोलता है वो बॉस की वाइफ है। शीना बोलती है क्या बात कर रहे हो, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। असिस्टेंट बोलता है मैंने तो इनडायरेक्टली तुम्हें बहुत बार समझाया था, पर तुम्हारे भेजे में गुस्सा कहाँ है। शीना अपना सामान उठाकर जा रही होती है और मिंगनी को बोलती है अब तो तुम खुश होगी ना। मिंगनी बोलती है तुमने जो किया था उसी का फल तुम्हें मिल रहा है। शीना को तो गुस्सा आ जाता है, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। घर आकर मिंगनी अपने हस्बैंड को बोलती है तुम्हें मालूम है शन ग्रुप का प्रेसिडेंट ऑलरेडी शादीशुदा है। फू तो काफी घबरा जाता है, मुझे कैसे पता होगा। फ्लैशबैक में दिखाते हैं यीशु को पता चल गया था कंपनी का प्रेसिडेंट ऑलरेडी शादीशुदा है, इसलिए वो रो रही होती है, पर उसे नहीं मालूम था मिंगनी ही प्रेसिडेंट की वाइफ है। यीशु बोलती है प्रेसिडेंट इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकते हैं। प्रेजेंट में मिंगनी बताती है मेरी फ्रेंड का दिल ही टूट गया था प्रेसिडेंट की शादी की खबर सुनकर। वैसे प्रेसिडेंट की वाइफ एकदम यंग, ब्यूटीफुल और स्मार्ट होगी उसके टक्कर की। वो बोलता है वो तो है, और मुझे तुमसे 3 बेबीज चाहिए। मिंगनी बोलती है तुमने क्या मुझे मशीन समझ रखा है। वो बोलता हो सकता है हमारे एक ही बारी में ट्रिपलेट हो जाएं।
और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, पर मिंगनी तो बहाना कर कर वहाँ से भागने लगती है। फू भी उसके पीछे चला जाता है। नेक्स्ट डे असिस्टेंट मिंगनी को बताता है बॉस को आपके डिजाइन बहुत ही पसंद आए, इसलिए आपको प्रमोट कर दिया गया है, इवन आपकी सैलरी भी इंक्रीज कर दी गई है। मिंगनी तो शुक्रिया अदा करने लग जाती है। असिस्टेंट बोलता है मैडम आप क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हैं? मिंगनी बोलती है तुम मुझे मैडम क्यों बोल रहे हो? असिस्टेंट बताता है आपको चीफ डिजाइनर की पोजीशन पर प्रमोट कर दिया गया है। मिंगनी बोलती है इतनी बड़ी पोस्ट के मैं लायक नहीं हूँ। असिस्टेंट बोलता है आपको चांस मिल रहा है, आपको खुद को प्रूफ करना होगा, और आपको पता है पहले से आपको 10 गुना सैलरी मिल रही है। इवन चीफ डिजाइनर को तो कमीशन भी मिलता है, वो साल में जितने भी डिजाइन लॉन्च करता है। मिंगनी सोचती है इतने सारे पैसे मिलेंगे तो मैं और फू जल्द ही अपना घर खरीद लेंगे, और मान जाती है। असिस्टेंट ओके बोलकर जाने लगता है। मिंगनी उसे रोक कर बोलती है मैं शादीशुदा हूँ, अगर मैं प्रेग्नेंट होती हूँ तो क्या कंपनी को इससे कोई प्रॉब्लम होगी? असिस्टेंट तो शॉक हो जाता है क्या आप प्रेग्नेंट हो? मिंगनी बोलती है नहीं मैं फ्यूचर के बारे में बोल रही हूँ। असिस्टेंट बोलता है आप चिंता मत करे, अगर ऐसा हुआ तो ये कंपनी के लिए किसी इवेंट से कम नहीं होगा, इसलिए आप जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाइए। बाद में मिंगनी बैठकर इसी बारे में सोच रही होती है भला मेरी प्रेगनेंसी पूरी कंपनी के लिए एक जश्न का इवेंट कैसे हो सकती है। तभी यीशु उसे कांग्रेचुलेशन बोलने आती है फूलों के साथ। मैं तो बॉस लेडी नहीं बन पाई, पर कोई बात नहीं, अब तुम मेरा ध्यान रखना चीफ डिजाइनर। उसके बाद मिंगनी फू को मैसेज कर कर बता देती है मुझे प्रमोशन मिल गया है। फू तो चेकते हुए उसके मैसेज का रिप्लाई करने लग जाता है। सभी शेयर होल्डर ये सब देखकर बोलते हैं बॉस तो बच्चों की तरह खुश हो रहे हैं, लगता है उनकी वाइफ का मैसेज आया होगा। फू तो खुशी की मारी अपने असिस्टेंट को सैलरी का 3 गुना बोनस दे देता है। ये देखकर लिन बोलता है भाई मेरी पॉकेट मनी भी बढ़ा दीजिए ना, मैं भी भाभी के लिए कुछ कर कर दिखा दूंगा। इसके बाद फू मिंगनी को एक महंगे से रेस्टोरेंट में लेकर आता है, जहाँ पर उसने फायरवर्क भी करा रखा होता है। मिंगनी खुश हो जाती है, पर उसे सुनाती है तुम इतने पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? पर फू बोलता है मैंने तो अपना कार्ड तुम्हें दिया हुआ है ना, तो ये सब मैंने नहीं कराया, लगता है किसी और ने कराया होगा। इधर लिन को गुस्सा आ रहा होता है अपने भाई पर, पॉकेट मनी तो बढ़ाई नहीं, ऊपर से मेरे पैसे खर्च करवा दिए फायरवर्क करने में। असिस्टेंट बोलता है छोटे यंग मास्टर जरा आप धीरे बोले, अगर बॉस ने सुन लिया तो आपकी सैलरी भी रिडक्ट कर दी जाएगी। लिन बोलता है काटने दो उसे, चलो बैठकर फायरवर्क देखते हैं, कितना मजा आ रहा है। दोनों इस नज़ारे को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी लिन को कॉल आता है, वो भागा हुआ अपने भाई के पास आता है। सॉरी भाभी आपको डिस्टर्ब किया, और फू को साइड में लेकर आता है। हमें अभी कंपनी जाना होगा, कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है। फू मिंगनी को बोलता है तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद शीना वहाँ आ जाती है और मिंगनी को वहाँ से धक्का मार देती है। फू और लिन मिंगनी को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। फू तो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। ऑपरेशन थिएटर में मिंगनी को सपना आता है जैसे उसने एक छोटी सी बेटी को जन्म दिया है। डॉक्टर बाहर आकर बताता है ऑपरेशन तो हो गया है, पर बचने के चांसेस काफी कम है। फू को तो गुस्सा आता है, मुझे वो जिंदा चाहिए चाहे जो मर्जी करो। फू की मोम भी वहाँ आ जाती है, मेरी बहू को क्या हो गया है? फू बोलता है डॉक्टर कह रहे हैं उसके बचने के कम चांसेस है। मोम तो भगवान से प्रे करने लग जाती है, प्लीज मेरी बहू की रक्षा करो। फू मिंगनी से मिलने आता है, तुमने मुझसे वादा किया था हम साथ में सारी जिंदगी बिताएंगे, तो तुम मुझे बीच में छोड़कर कैसे जा सकती हो? बाहर मिंगनी की मोम ने भी रो रो कर बुरी हालत कर ली होती है। फू की मोम उन्हें दिलासा दे रही होती है और बोलती है मिंगनी जैसी अच्छी लड़की के साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। तभी मिंगनी की फिंगर्स मूव होती है। डॉक्टर बोलता है ये अच्छा साइन है, इन्हें होश आ सकता है, लेकिन इनकी कमर में ज्यादा चोट लगी है जिसकी वजह से ये कभी बेबी को कंसीव नहीं कर पाएंगी। फू को तो झटका लगता है, यानी मेरे खुद के बच्चे नहीं हो पाएंगे। लिन अपने भाई के लिए सूप लेकर आता है। भाभी के साथ मैं रुक जाता हूँ, आप घर जाकर रेस्ट कीजिए। फू मना कर देता है। तभी असिस्टेंट आकर बताता है ये सब शीना ने किया है। फू को गुस्सा आता है, मैं उसे भी बताता हूँ। लिन बोलता भाई आप भाभी के साथ रहे, उसे तो मैं मजा चखा दूंगा। 1 महीने के बाद मिंगनी को होश आता है। फू तो खुशी की मारी पागल हो जाता है। मिंगनी बोलती है मुझे तो लगा मैं मर गई हूँ। फू बोलता है मैं तुम्हें मरने कैसे दे सकता हूँ, मैं तो तुम्हें यमराज से भी छीन कर ले आता। सारी फैमिली मिंगनी को देखने आ जाती है। मिंगनी बोलती है अब मैं बस जल्दी से बेबी करना चाहती हूँ। फू की मोम बोलती है तुम्हें बेबी करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेना।
मिंगनी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ये सब ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फू तो उसे किस कर देता है। ये देखकर दोनों मोम वहाँ से चली जाती है। मिंगनी गुस्सा करती है, तुम्हें ऐसे किस नहीं करना चाहिए था। आंटी और मोम को कितना बुरा लगा होगा। वैसे मुझे जॉब से निकाल दिया गया होगा ना, क्योंकि 1 महीने से मैं जॉब पर नहीं गई। फू बोलता है, नहीं, बल्कि वो लोग तो तुम्हारे वापिस आने का वेट कर रहे हैं। मिंगनी बोलती है, फिर तो मुझे वहाँ के बॉस को थैंक यू बोलना चाहिए, वो लोग कितने ज्यादा अच्छे हैं। वो बोलता है, तुम्हें नहीं लगता पहले तुम्हें मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए। 1 महीने तक मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है। मिंगनी बोलती है, मुझे तो नहीं लगता, पर फू तो खुद ही अपना रिवॉर्ड ले लेता है और दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। मिंगनी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है। मिंगनी की मोम उसके लिए खाना बनाने के लिए चली जाती है। तभी मोम के कॉल पर उसकी आंटी का कॉल आ जाता है। मिंगनी कॉल उठा लेती है और बोलती है, मोम खाना बनाने में बिजी है। आंटी बोलती है, तुम्हारी मोम ने कहा था एक छोटी बच्ची ढूंढने को, पर मुझे वो कहीं भी नहीं मिली। मिंगनी पूछती है, कौन सी बच्ची। आंटी बोलती है, तुम्हें नहीं मालूम, 6 साल पहले एक छोटी बेबी गर्ल को वो एंजल ऑर्फनेज के बाहर छोड़कर गई थी। हो सकता है वो तुम्हारे किसी रिश्तेदार की बेटी हो। मिंगनी समझ जाती है ये उसकी ही बेटी थी। मिंगनी दोबारा चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल में आ जाती है, जहाँ उसे डॉक्टर से पता चलता है वो दोबारा कभी भी कंसीव नहीं कर सकती है। मिंगनी तो शॉक हो जाती है और सोचती है, गॉड, ये मेरे साथ आपने कैसा मजाक किया है। तभी उसको फू का कॉल आ जाता है, पर वो कट कर देती है और कॉल कर अपनी दोस्त हुआन को मिलने के लिए बुलाती है। हुआन पूछती है, क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा दुखी क्यों हो। मिंगनी पूछती है, 6 साल पहले क्या हुआ था वो बताओ। तुम और मॉम मिलकर मुझसे कौन सा सीक्रेट छुपा रहे हो। हुआन बोलती है, तुम बीती बातों के बारे में क्यों जानना चाहती हो। मिंगनी बोलती है, मुझे पता है, मेरी एक छोटी बेटी है। क्या 6 साल पहले मैं इसी वजह से डिप्रेशन में चली गई थी और मैंने स्कूल को बीच में ही छोड़ दिया था। हुआन बोलती, हाँ। मिंगनी बोलती है, इसका मतलब वो सही कह रहा था, मैंने उसे चीट किया था। हुआन बोलती है, ऐसा नहीं है, उस समय तुम्हारी मोम बीमार थी, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तुम्हारी फैमिली में पैसों की कमी थी, इसलिए तुमने एक क्लब में वेट्रेस की जॉब ज्वाइन कर ली थी। वही तुमने एक बंदे के साथ नाइट स्पेंड की थी। मुझे नहीं मालूम वो बंदा कौन था। मिंगनी पूछती है, मेरी बेटी कहाँ है, मैं उसे वापस लाना चाहती हूँ। हुआन बोलती है, उसे तो तुम्हारी मोम ने ऑर्फनेज में छोड़ दिया था ताकि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, पर तुम उसे वापस क्यों लाना चाहती हो। तुम्हारी और फू की मैरिड लाइफ का क्या होगा, बर्बाद हो जाएगी। मिंगनी ने बहुत ज्यादा पीली होती है, इसलिए हुआन उसे अपने घर लेकर आ जाती है। फू अपनी वाइफ को लेने उसके घर ही टपक पड़ता है। हुआन पूछती है, तुम मेरी दोस्त से पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कब करोगे। हर लड़की का सपना होता है वो शादी का जोड़ा पहने, सज धज कर आए और उसका दूल्हा उसे अंगूठी पहनाए। तभी फू उसे रिंग दिखाता है। हुआन बोलती है, तुम तो बड़े तेज निकले। फू बोलता है, मैं तो उसके बड़े वाले दिन ही उसे प्रपोज करना चाहता था, पर क्या करता, उस समय वो कोमा में थी। पर अब मैंने उसे शादी करने का डिसाइड कर लिया है, मैं उसे एक धूमधाम वाली शादी देना चाहता हूँ। हुआन बोलते, ठीक है, मैं भी तुम्हारी शादी का लड्डू खाने जरूर आऊंगी। वैसे तुम तो शैन ग्रुप के एम्प्लॉय हो ना। फू बोलता है, उस दिन स्टार क्लब में तुमने मुझे देख लिया था ना, तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता है। थैंक यू मिंगनी से ये सच छुपाने के लिए। हुआन बोलती है, ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं अपनी दोस्त के लिए किया है। वैसे अभी उसका मूड काफी खराब है। मिंगनी की नींद खुल जाती है, वो घर के लिए निकलने वाली थी। तभी फू उसके लिए पोरिश लेकर आ जाता है। मिंगनी को बुरा लगता है फू के लिए, वो उसका इतना ज्यादा ध्यान रखता है, लेकिन वो खुद को उसके लायक नहीं समझती। नेक्स्ट सीन में फू ऑफिस में होता है। उसका छोटा भाई लिन भागा हुआ उसके पास आता है और बताता है, बाहर एक लड़की चिल्लाकर बोल रही है, उसने आपके साथ 6 साल पहले नाइट स्पेंड की थी। फू बोलता है, तुम मजाक कर रहे हो ना। लिन बोलता है, भाई नहीं, सोचो जरा, भाभी को इस बारे में पता चला तो क्या होगा। फू उस लड़की से मिलने आता है। लियो बोलती है, 6 साल पहले तुम एक क्लब में आए थे, तुमने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसके बाद तुम मुझे होटल में लेकर गए थे और मेरे साथ इंटीमेट हो गए थे। फू बोलता है, क्या चाहती हो, पैसे चाहिए है क्या। लियो बोलती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तुमने जो किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हें लेनी पड़ेगी। हमारे गांव का रिवाज है, एक बार लड़की जिसके साथ रात बिता लेती है उसी से उसे शादी करनी पड़ती है। फू बोलता है, मैं कैसे यकीन मानूं तुम सच बोल रही हो। लियो बोलती है, अगर तुमने शादी नहीं की ना
तो मैं मर जाऊंगी। फू बोलता है कूद जाओ, वैसे भी हम टॉप फ्लोर पर बैठे हैं, शायद यहाँ से कूदने पर तुम बच भी नहीं पाओगी। लियो तो डर जाती है। फू बोलता है क्या हुआ, तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई? तुम्हारी जैसी बहुत सी लड़कियां मेरे पास आती हैं जो मुझसे शादी कर कर शाइन फैमिली का हिस्सा बनना चाहती हैं। लियो बोलती है मैं सच कह रही हूँ। फू बोलता है सच बताओ तुम्हें किसने भेजा है? लियो बोलती है तुम्हारे बर्ड पर एक तिल भी है और अगर तुम चाहते हो मेरी बोलती बंद रहे तो तुम्हें उसके लिए कुछ तो देना ही पड़ेगा। वो उसके मुंह पे 5 मिलियन का चेक मार देता है। अब ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। लिन पूछता है भाई इस लड़की को कैसे पता चला तुम्हारे बट पर तिल है? कहीं तुमने सच में इसके साथ रात तो नहीं बिताई थी? वो बोलता है सच बताओ मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। लिन बोलता है भाई अब क्या होगा, भाभी को पता चला तो वो आपको छोड़कर चली जाएंगी। वो बोलता है इस मामले के बारे में सारी जांच पड़ताल करो। इधर मिंगनी अपनी मोम से मिलने के लिए आती है। हुआन ने मुझे सच बता दिया है 6 साल पहले क्या हुआ था। मोम तो घबरा जाती है। तुम उस समय 20 साल की थी, मैं तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद होते हुए कैसे देख सकती थी? मिंगनी बोलती है मुझे जानना है मेरी बेटी कहाँ है। मोम बोलती है मैं उसे ऑर्फनेज के दरवाजे पर छोड़ कर आई थी, मुझे लगा कोई उसे अडॉप्ट कर लेगा, पर अभी मुझे डीन से पता चला उनके ऑर्फनेज में ऐसी कोई बच्ची नहीं आई है, पता नहीं कौन उसे उठा कर ले गया। मिंगनी पूछती है क्या आपके पास उसकी फोटो है? मुझे उसे देखना है। मोम उसे फोटो दिखाती है। मिंगनी तो रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में मिंगनी एक बार में बैठकर फू का वेट कर रही होती है। वो बार उसे जाना पहचाना लग रहा था। एक्चुअली में 6 साल पहले इसी बार में वो वेटरेस का काम कर रही थी और एक बंदा उसे जबरदस्ती ड्रिंक करा रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जो मिंगनी को पहचान लेती है। 6 साल पहले हम दोनों साथ में यहीं पर काम किया करते थे। एक बंदा तुम्हें जबरदस्ती ड्रिंक करा रहा था उस दिन, पर एक हैंडसम से बंदे ने आकर तुम्हें बचा लिया था। मिंगनी उस बंदे का नाम पूछती है जिसने उसे बचाया था, पर उस लड़की को नहीं पता था। उसके जाते ही फू वहाँ आ जाता है। घर आने के बाद वो मिंगनी को खोया हुआ देखकर पूछता है क्या हुआ। मिंगनी बताती है कुछ चीजें हैं मेरे दिमाग में, पर मैं अभी तुम्हें बता नहीं सकती हूँ, मुझे टाइम चाहिए। फू बोलता है ठीक है, पर डिवोर्स की बात मत करना क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग रहने का प्लान बना लिया है। मिंगनी तो उसे किस करने लग जाती है। फू बोलता है अभी तुम्हारी कमर ठीक नहीं हुई है, पर मिंगनी बोलती है कोई नहीं और दोनों का प्यार मोहब्बत चालू हो जाता है। उसके बाद मिंगनी बोलती है चलो डिवोर्स ले लेते हैं। वो बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था डिवोर्स की बात मत करना और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरा फ्यूचर में कोई प्लान नहीं बच्चे पैदा करने का। मिंगनी बोलती है पर तुम्हें तो बच्चे कितने ज्यादा पसंद है ना। और वो बोलता है मुझे 2 महीने पहले ही ये बात पता चली है, मैंने चेकअप कराया था, मैं डर नहीं बन सकता। एक्चुअली में फू ने झूठ कहा था ताकि मिंगनी उसे छोड़कर ना जाए। मिंगनी बोलती है मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी और बोलती है मैंने भी चेकअप कराया था, मुझे पता चला मैं भी कंसीव नहीं कर सकती। फू बोलता है लगता है हमारी जोड़ी खुद गॉड ने बैठकर बनाई है, मेड फॉर ईच अदर। मिंगनी बोलती है मैंने तुम्हें बोला था ना 6 साल की कुछ यादें मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ बातें मुझे याद आ गई है। वो याद ये है कि मेरी एक छोटी बच्ची है, मैंने जन्म दिया था। मुझे मालूम है तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल होगा, पर तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मुझे लेकर मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। फू बोलता है मुझे ये बात पहले से ही पता थी, गु ने मुझे बता दिया था और ब्लैकमेल कर रहा था, पर मैंने उसे पुलिस स्टेशन के दर्शन करा दिए। मिंगनी बोलती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फू बोलता है क्योंकि मुझे तुम्हारे पास से फर्क नहीं पड़ता है। मिंगनी तो उसे पीटने लग जाती है तुम कितने ज्यादा बुरे हो, सब कुछ पता था फिर भी प्रिटेंड कर रहे थे। वो बोलता है वादा करो कभी डिवोर्स की दोबारा बात नहीं करोगी। मिंगनी तो हंसने लग जाती है। नेक्स्ट डे लिन अपने बड़े भाई फू को आकर बताता है वो लियो 5 मिलियन के चेक को लेने से मना कर रही है, बोल रही है और पैसे चाहिए। शाइन फैमिली के लिए 5 मिलियन तो कुछ भी नहीं है, अगर पैसे नहीं दिए तो इस मैटर को पूरी सिटी में वायरल कर देगी, ये धमकी दे रही है। भाई ये मैटर तभी सॉल्व हो सकता है जब तुम्हें याद आए उस रात तुम किसके साथ थे। तभी फू को उसकी मोम का कॉल आ जाता है। एक लड़की घर पर आकर तमाशा कर रही है, मुझे सासू मोम बोल रही है और बोल रही है 6 साल पहले वो तुम्हारे साथ रात बिता चुकी है। फू गुस्से में घर आता है और लियो को बोलता है तुम आग के साथ खेल रही हो, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, 5 मिलियन का चेक उठाओ और यहाँ से चलती बनो वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। लियो बोलती है 10 मिलियन दे दो मैं अपनी बोलती बंद कर लूंगी। तभी लिन आ जाता है।
लियो की बैंक ट्रांजैक्शन की लिस्ट को लेकर। फू बोलता है तुम्हारे अकाउंट में गू की लो फर्म से 2 मिलियन आए हैं, बताओ उसी ने तुम्हें यहाँ भेजा है ना ये सब करने के लिए। लियो से कुछ नहीं बताती तो फू पुलिस को कॉल करने को बोल देता है। लियो सच बता देती है, मुझे लिया ने कहा था ये सब करने के लिए। एक्चुअली मैं गू के जेल में जाने के बाद लिया उसकी लो फर्म को संभाल रही होती है। लियो को आकर सब कुछ बता देती है। लिया तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, एक छोटा सा काम भी तुम नहीं कर पाई। इसके बाद वो मिंगनी से मिलने आ जाती है और उसे फू के खिलाफ भड़काने लग जाती है। तुम्हें सच में लगता है फू तुमसे प्यार करता है? वो अब तक सिर्फ तुमसे झूठ बोलता आ रहा है। मिंगनी बोलती है, मुझे मालूम है तुम गू को लाइक करती हो, इसलिए तुम्हें मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में आग लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा वाला तो जेल की हवा खा रहा है। ये बोलकर वो चली जाती है। इधर फू अपने बेस्ट फ्रेंड और छोटे भाई के साथ एक रेस्टोरेंट में आया होता है। लिन बोलता है, भाई आप कब तक अपनी आइडेंटिटी को छुपाते रहोगे, आपको उन्हें बता देना चाहिए। फू बोलता है, मैं उसे कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी में बता दूंगा। लिन बोलता है, उस दिन तो भाभी शोक में चली जाएंगी जब उन्हें पता चलेगा उनका पति कोई रोडपति नहीं बल्कि करोड़पति है। तभी मिंगनी वहाँ जाती है। कौन करोड़पति है? लिन बोलता है, कोई नहीं भाभी, हम तो ऐसे ही बातें कर रहे थे। नेक्स्ट डे मिंगनी ऑफिस में आती है पर एक लड़का उसे किडनैप कर होटल रूम में लेकर आ जाता है। इधर फू मिंगनी को कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठाती तो वो अपने असिस्टेंट से पूछता है। असिस्टेंट बताता है, भाभी अभी तक ऑफिस के अंदर भी नहीं आई है। फू बोलता है, जल्दी से कंपनी के सारे कैमरास चेक करो। इधर वो लड़का वही होता है जिसके साथ मिंगनी की स्टार्टिंग में ब्लाइंड डेट फिक्स हुई थी, पर मिंगनी ने तो फू को समझकर उससे शादी कर ली थी। वो लड़का बोलता है, उस दिन मैं फूल लेकर आया था, पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करता रहा पर तुम नहीं आई। मेरी माँ का एक ही सपना था, वो मरने से पहले मेरी शादी देखना चाहती थी पर तुमने मुझे धोखा दे दिया। मिंगनी समझ जाती है उस दिन फू ब्लाइंड डेट के लिए नहीं आया था। वो लड़का मिंगनी के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। मिंगनी उसे हिट कर भागने वाली थी पर वो उसे पकड़ लेता है। तभी फू भी लिन के साथ वहाँ टपक पड़ता है। वो लिन को गले से लगा लेता है और बोलता है, सॉरी मुझे आने में देर हो गई। वो लिन को बाहों में उठाकर बाहर लेकर आता है। इतने सारे गार्ड्स को देखकर मिंगनी पूछती है, आखिरकार तुम हो कौन? फू बोलता है, घर चलो फिर बताता हूँ। फू उसे अपने छोटे घर में न लाकर विला में लेकर आता है। मिंगनी तो शौक हो जाती है, तुम उस दिन ब्लाइंड डेट के लिए नहीं आए थे ना? फू बोलता है, मैं तुम्हें सच बताना चाहता था पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाई। मुझे मालूम है तुम्हें मेरे अमीर और गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलकर वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। मिंगनी भी हाँ बोल देती है। यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी स्टोरी के सीजन 1 का डी एंड हो जाता है और अभी तक सेकंड सीजन आया नहीं है। जैसे ही आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।